अस्सलाम वालेकुम। चलिए स्टार्ट करते हैं। फाइल हैंडलिंग हमने स्टार्ट की थी लास्ट क्लास में और इसमें कुछ बहुत बेसिक सी चीज़ हमने डिस्कस की थी, लाइक फाइल को किस तरह ओपन करना है, किस मोड में ओपन करना है, किस मोड में ओपन करेंगे तो क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म होगी, ओपन फंक्शन किस तरह वर्क करता है। सही है, तो ये सबको क्लियर है या इसका रिकैप करके आगे बढ़ना है? जल्दी से बताएं जी। चलिए, अच्छा, फाइल हैंडलिंग स्टार्ट की थी, उसमें हमने देखा था हमें 3 ऑपरेशंस परफॉर्म करने होते हैं जब भी फाइल को हैंडल करेंगे। भले कोई सी भी फाइल हो, txt फाइल हो, csv फाइल हो, json फाइल हो या कोई दूसरी फाइल हो, ठीक है, तो उसमें 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। फाइल ओपन करेंगे, उसके बाद उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, लाइक रीड करना है, राइट करना है या उस पर अपेंड करना है डेटा को, और फिर फाइनली फाइल को क्लोज कर देंगे। और अभी जो हम txt फाइल हैंडलिंग पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ किस पे काम करती है? ये टेक्सचुअल डेटा पे काम करती है। सही है, इसके अलावा किसी भी डेटा पे काम नहीं करती। अभी समझेंगे इसको। फिर हमने इसके मोड देखे थे। सबसे पहले तो हमने इसका स्ट्रक्चर देखा था कि सिंटैक्स क्या होता है। हमें क्या करना होता है, कोई भी वेरिएबल बोलने या फाइल पॉइंटर बोलने, हम पहले वो बनाते हैं, इक्वल्स टू करके क्या लिखते हैं, ओपन फंक्शन लिखते हैं और फाइल का नाम बताते हैं जिस फाइल पर हमने काम करना है। तो उसके बाद हमारे पास आता है मोड, और मोड हमने डिस्कस किया था। हमारा मोड का मतलब ये है कि भाई हम फाइल को ओपन करना चाह रहे हैं किस मकसद के से, ठीक है। तो जो भी मकसद होगा मोड में बताएंगे कि भाई वो रीड मोड है या राइट मोड है या अपेंड मोड है, या इसके अलावा भी हमने देखे थे काफ़ी और मोड्स होते हैं, लाइक आर प्लस, डब्ल्यू प्लस और ए प्लस, जो मैंने आप लोगों को कहा था कि आप लोग इसको रिसर्च करके आइएगा। किसी ने की जी? आर प्लस सी टी थी। चलिए देखते बाद में पूछते हैं। सही है भाई, खैर। तो ये हमने एक बेसिक एग्जांपल देखी थी कि भाई हमने एक फाइल वन को रीड मोड में ओपन करना चाहा था। सही है, लेकिन सॉरी, सिंस वो फाइल एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसी वजह से वो फाइल ओपन नहीं हो सकती। तो मतलब क्या समझ आया कि भाई अगर हम किसी भी फाइल को रीड मोड में ओपन करेंगे तो हमारा कंपाइलर उसको क्रिएट नहीं करता, उसको क्रिएट नहीं करता। सही है, मतलब किसी के माइंड में आ रहा होगा, हो सकता है भाई रीड मोड में ओपन करेंगे तो एम्प्टी फाइल वो क्रिएट कर देगा। नहीं, वो फाइल क्रिएट ही नहीं करता रीड मोड में। सही, तो हमें क्या करना होता है, हमें डब्ल्यू मोड में यानी राइट मोड में फाइल को फर्स्ट टाइम ओपन करना होता है, जिसका मतलब ये होता है भाई अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो उसको क्या करेगा, राइट मोड में ओपन कर देगा, अदरवाइज वो क्रिएट कर देगा पहले। लेकिन यही ऑपरेशन होगा कि भाई वो तलाश करेगा हमारी करंट डायरेक्टरी में, उस फाइल को ढूंढेगा उस नाम से, अगर मिल जाती है तो राइट, और फिर उस पर हम डेटा जो भी हमने लिखना है उसको लिख देंगे, अदरवाइज वो क्रिएट कर देगा। सही है, तो उसका ये सिंटेक्स था। अच्छा, जो मोड आपका मतलब W जो है, जो काम करता है फाइल क्रिएट करने का, आपका वो अपेंड मोड भी कर सकता है। ए मतलब अपेंड मोड भी आपका ये काम कर सकता है। अगर तो फाइल मिल जाती है तो क्या करेगा, उसी फाइल को ओपन करेगा अपेंड पर्पस के लिए, मतलब कुछ डेटा को फर्दर ऐड करवाने के लिए। सही है, और अगर वो फाइल सिरे से ही एग्जिस्ट नहीं करती तो उसको क्रिएट भी कर देगा। सही है भाई, एक चीज क्लियर हो रही है? स्क्रीन सॉरी सही है, तो हमने एक फाइल क्रिएट की थी, फाइल 2 के नाम से, उसमें बस एक सिंपल सी लाइन लिख दी थी, ठीक है, और क्लोज कर दिया था। और फिर हमने क्या किया था, उस फाइल को रीड किया था रीड मेथड की मदद से। सही है, तो सिंपल सी बिल्कुल एग्जाम्पल थी। अच्छा, फिर हमने बात की थी कि भाई अगर हमने एक से ज़्यादा लाइन्स लिखनी हो या एक से ज़्यादा डेटा को फाइल में लिखना हो तो उसके डिफरेंट तरीके देखे थे कि भाई आप एक को क्या कर सकते हैं, राइट मेथड को बार बार यूज़ कर सकते हैं। सही है, राइट मेथड को बार बार यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। दूसरा तरीका क्या था कि भाई हम लिस्ट के अंदर अपने तमाम टेक्स्ट को क्या करेंगे, लिख देंगे जो भी हमने लिखना है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक मेथड होता है राइट लाइंस, जो क्या करेगा, वो आइटरेबल पे मूव करेगा, मतलब इस लिस्ट पे लूप थ्रू करेगा, आइटरेट करेगा। ये टपल भी हो सकता है आपका, ये सेट भी हो सकता है, या आपका सॉरी ये आपकी लिस्ट भी हो सकती है। सही है,
तो आपने वो देना है और आपके पास क्या होगा, वो हमारी फाइल खोल के जाके वो डेटा को लिख देगा और फिर हमने फाइल को क्लोज कर दिया था। टपल बना के पास करते हैं तो क्या बाद में उसको कुछ ऐड कर पाएंगे? टपल बना के क्या करते हैं? टपल बना के हम डेटा ऐड करते हैं फाइल में, तो बाद में उसको कुछ ऐड कर पाएंगे? काम ही नहीं करेगा वो। टपल को जब हम भेजेंगे ना तो बोलेगा भाई वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता, मैं उसको नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि असल में टेक्स्ट डेटा पे काम करता है। सही, किस पे काम करता है? टेक्स्ट डेटा पे। तो अगर आप इसको समझे बात को, अगर आप इसको टपल बनाते हैं ना तो ये तो काम कर जाएगा, सॉरी ये वाली चीज़ तो काम कर जाएगी। क्यों? क्योंकि जब इस पे आइटरेट करेगा ना, ये जब इस टपल पे आइटरेट करेगा हमारा राइट लाइंस का मेथड, तो क्या करेगा, बारी बारी जाके टेक्स्ट निकालेगा, पाइथन प्रोग्रामिंग, जावास्क्रिप्ट, नोड.जेएस, ठीक है। आइटरेट करेगा तो उसको मिल क्या रहा है, एक्चुअली स्ट्रिंग मिल रहा है, तो कोई मसला नहीं आएगा। सही है, समझ रहे बात को। लेकिन अगर आप इसको भी टपल में कर देंगे लाइक दिस, आपने एक टपल बनाया, उसमें एक टपल बना के सेव कर दिया, तो अब ये काम नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अंदर वाली चीज़, अब देखिएगा अंदर वाली चीज़ क्या है आपके पास, पूरी एक टपल है। तो जब ये आइटरेट करेगा ना, इसको क्या मिलेगा, उसमें आइटरेशन के थ्रू पूरा टपल मिलेगा। सही, और टपल को जब ये राइट करने की कोशिश करेगा तो वो काम नहीं करेगा, एरर दे देगा। सही है, तो ये चीज़ काम नहीं करेगी। लेकिन उसके अलावा आप इसको टपल बना के भेजें, सेट्स बना के अंदर भेजें या लिस्ट बना के, जब उस पर आइटरेट करेगा तो अंदर से डेटा निकालेगा, और डेटा निकाल के एक्चुअली उसको क्या मिल रहा होगा, टेक्स्ट मिल रहा होगा, स्ट्रिंग मिल रही होगी। सही है। फिर ये वही चीज़ आ गई थी, हमने कहा था भाई जो रीड मेथड होता है वो क्या करता है, डेटा को रिटर्न करता है। क्या करता है? रिटर्न करता है, प्रिंट नहीं करता, रिटर्न करता है एक्चुअली। तो इसी वजह से हम डेटा को क्या कर सकते हैं, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। सही है, और अच्छी प्रैक्टिस यही होती है कि हम डेटा को क्या करें, स्टोर कर लें, ताकि बाद में उस पर कोई हमने कैलकुलेशन या कोई चीज़ हमने परफॉर्म करनी हो तो उसको ईजिली कर सकें। चलें, ये हमने डिस्कस किया था। आज जो है हम ज़रा VS कोड से कंटिन्यू करेंगे वापसी, क्योंकि आज कुछ CSV फाइल से रिलेटेड हमने पढ़ना है। तो वो आपको ना यहाँ पे टेबल बना के दिखा देगा, गूगल कोलैब क्या करेगा, टेबल बना के दिखा देगा। तो मुझे आपको टेबल बना के नहीं दिखाना, मुझे असल में आपको CSV कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ होती हैं, तो वो दिखाना किस तरीके से दिखती है, किस तरीके से फाइल क्रिएट होती है। तो इसलिए हम वापसी VS कोड को कंटिन्यू कर रहे हैं। सॉरी। चले, यहाँ देखें जरा, समझे इसको क्या करेगा। ये सिंपल सा फाइल वन को क्रिएट करेगा। यहाँ पे हमारे पास फाइल वन कहीं पर भी मौजूद नहीं है, सारे हमारे लेक्चर्स की फाइल्स हैं। सही है, कोई भी हमारे पास यहाँ पे फाइल वन करके मौजूद नहीं है। अच्छा, मेरे पास यहाँ पे सैंपल वन मौजूद है, मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। सही है, लेट से मैं अपनी फाइल को कहाँ क्रिएट करना चाह रहा हूँ, इस सैंपल के अंदर ही क्रिएट करना चाह रहा हूँ। सैंपल फोल्डर बना हुआ है ना मेरे पास, तो मैं इसको इसके अंदर ही क्रिएट करना चाह रहा हूँ। तो क्या करना होगा मुझे बताएं जरा जल्दी से। हम सबसे पहले सैंपल फोल्डर का रेफरेंस देंगे, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी बना हुआ है वो, और ये फॉरवर्ड स्लैश यूज़ कर देंगे। सही है, तो इससे क्या होगा, इसको पता चलेगा कि भाई क्या करो, सैंपल एक फोल्डर है और उसके अंदर जाएगा, फॉरवर्ड स्लैश की मदद से, मतलब उसके अंदर जाएगा और फिर क्या करेगा, फाइल वन को क्रिएट कर देगा, txt फाइल को, और उसमें डेटा को लिखेगा और उसको फिर क्लोज भी कर देगा। सही है, चलिए एग्जीक्यूट करते हैं जरा। देखिए जरा, सैंपल के अंदर क्या हुआ, फाइल वन आ चुकी है, और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट ओपन करूं तो मेरे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ चुका है। सही है। अच्छा, अब ये मर्ज हो क्या आ रहा है, इसकी आपको रीजन मालूम है कि इस तरह क्यों मर्ज हो क्या आ रहा है,
कोई बताएगा कि क्या क्या वजह है? हमने हाँ स्केपिंग करेक्टर्स बोल सकते हो उसको, क्या बोल सकते हैं? स्केपिंग करेक्टर। बाकी सबको समझ आ रही है नहीं आ रही? हुआ क्या है कि जब आपके पास कंपाइलर ने इतनी चीज़ को राइट किया ना आपके फाइल के अंदर, तो कर्सर कहाँ ले लिया? कर्सर आपका, लेट से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इमेजिन करें आपकी ये जो सेल है ना ये आपकी फाइल है, सही है? तो कंपाइलर ने क्या किया, इतना टेक्स्ट लिख दिया, सही है, लेकिन कर्सर को वहीं छोड़ दिया जहाँ पर मौजूद था, कर्सर को उठा के अगली लाइन पर नहीं भेजा। लेकिन जब आगे बढ़ा कंपाइलर, उसने इस लाइन को रीड किया तो उसको पता चला भाई ये चीज़ भी उसने राइट करनी है, तो क्या करेगा? कर्सर तो अभी तक आपको यहीं पे बिलिंग कर रहा है, तो वो क्या करेगा, आगे टेक्स्ट को कंटिन्यू कर देगा। तो इसी वजह से क्या हुआ है आपके पास यहाँ पे ये चीज़ मर्ज होके आ रही है। हमने पढ़ा था कि अगर मैं इसके आगे इस तरीके से यूज़ कर लेता बैकस्लैश को, तो अब क्या होगा, मेरा टेक्स्ट कर्सर उठ के चले जाएगा नेक्स्ट लाइन पे, फिर टेक्स्ट मेरा सेकंड लाइन पे आ रहा होगा। समझ पा रहे हैं सब? सही है। तो जरा दोबारा से इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो देखिएगा वो चीज़ सही हो जाएगी। एग्जीक्यूट किया और फाइल को ओपन करते हैं तो जरा देखें क्या हुआ। अब आपका हेलो वर्ल्ड के बाद जो टेक्स्ट है वो नेक्स्ट लाइन पर चला गया है। तो आप क्या कर सकते हैं, स्केपिंग कैरेक्टर्स का यूज़ करते हुए राइट मेथड के अंदर अपने टेक्स्ट को 4 स्पेसेस दिलवा सकते हैं, 8 दिलवा सकते हैं, अगली लाइन पे उससे अगली लाइन पे जा सकते हैं। ये सारी स्केपिंग कैरेक्टर्स का आप यूज़ कर सकते हैं। सही है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा आगे देखें एक चीज़, लेट से मैं इसी फाइल को ओपन करता हूँ, इस फाइल को ओपन करता हूँ और हम ना फाइल का नाम सेम रख सकते हैं। ये जो मैं फाइल यूज़ कर रहा हूँ ना, एक्चुअली क्या है, हमने पढ़ा था पॉइंटर है। ये क्या है? पॉइंटर, मतलब ये मेरी किस फाइल को पॉइंट आउट कर रहा है, किस फाइल की तरफ मुझे इशारा करके बता रहा है, file1.txt। देखिए समझे, मैं इसको ना एक तरह का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ये फाइल मेरा क्या है, बस हमारी नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट होगी तो फिर आप लोगों को ये चीज़ सेंस बना दी होगी, ये वर्ड्स। मैं एक्चुअली क्या कर रहा हूँ, फाइल का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, सही है? ओपन फंक्शन की मदद से क्या कर रहा हूँ, इसका मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ और file1। आप इसको बस ये समझें कि फाइल जो है एक्चुअली क्या है, ये एक वर्ड है, ये एक वेरिएबल है और ये किसकी तरफ पॉइंट आउट कर रहा है, हमारी file1 की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है। तो जब भी मैं फाइल को कॉल करूँगा राइट करने के लिए, रीड करने के लिए, तो उसको पता होगा कि भाई उसने कौन सी फाइल के साथ काम करना है, कौन सी फाइल को ओपन करना है, कौन सी फाइल को रीड करना है, राइट करना है और फिर उसको क्लोज करना है। समझ पा रहे मेरी बात? तो हम इसको file1 f कुछ भी दे सकते हैं, सही है? तो अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको रीड मोड में ओपन करता हूँ, उसी फाइल को जो अभी हमने क्रिएट की है, और मैं लिखता हूँ फाइल डॉट रीड और मैं लिखता हूँ 10 और फिर मैं फाइल को क्लोज कर देता हूँ। सही है? जरा बताएं जल्दी से क्या आउटपुट आएगा। बिल्कुल, क्या होने वाला है, हमें सिर्फ कितने लेटर्स या कितने कैरेक्टर्स मिलेंगे, 10 मिलेंगे। तो मैं एक तरह से ना इसको चंक साइज दे रहा हूँ कि भाई तुम इतने जाओ, इतना मतलब जाओ और अंदर इतने लेटर्स या इतने चंक्स उठा के ले आओ। चंक मतलब आपके जो लेटर्स या अंदर कैरेक्टर्स मौजूद है उसकी बात हो रही है, सही है? तो क्या करेगा ये, सिर्फ 10 कैरेक्टर्स उठा के ले आएगा। तो जरा काउंट करें कहाँ तक के डेटा मिलने वाला है। जी 8 तक मिलेगा, ठीक है? हेलो वर्ड पूरा नहीं मिलेगा, कहाँ तक मिलेगा, 8 तक मिलेगा। एग्जीक्यूट करते हैं जरा। अच्छा सॉरी, मैं इसको प्रिंट करना भूल गया, हमें प्रिंट करना होगा इसको। सही है? तो 8 तक इसने डेटा हमें लाकर दे दिया है। सही है? क्लियर है ये चीज? अच्छा अब एक और मेथड होता है हमारे पास। अच्छा यहीं पर रुक के जरा देखें, अगर मैंने लिखा होता लेट से 20, ठीक है, क्या लिखा होता 20, अब कहाँ तक डेटा मिलेगा मुझे, इसके बाद आई थिंक स्पेस आएगी मेरे ख्याल में, सही है? तो क्या हुआ सॉरी, इसके बाद तक जो स्पेस है यहाँ पे स्पेस मौजूद होगी, होपफुली नहीं लिखा रहा, खैर काउंट कर लिएगा, 20 जहाँ तक बनेंगे ना वहाँ तक के डेटा लेकर आ जाएगा, सही है? अब एक बात समझिएगा कि हमारी फाइल में डेटा लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है ना, तो क्या करेगा जब इसको बैकस्लैश n मिलेगा, समझिएगा बात को, ये देखें बैकस्लैश n को ये किस तरह रीड करता है, राइट करते वक्त राइट कर रहा है, तो भाई बैकस्लैश n का क्या मतलब लेगा, ये कर्सर को उठाओ अगली लाइन पर भेज दो, जब भी इसको मतलब पता है।
जब हम रीड कर रहे हैं, आप इमेजिन करें हमारी जो सेकंड लाइन है वो कहाँ लिखी हुई है, नेक्स्ट लाइन पे लिखी हुई है। सेकंड लाइन मतलब सेकंड लाइन पे लिखी है, टेक्स्ट सेकंड लाइन पे लिखा हुआ हमारा। तो क्या मतलब है कि भाई इसको इस जगह पर ना आइदर इस लाइन के एंड पे या इस लाइन के स्टार्ट पे इसको क्या मिल रहा होगा, बैकस्लैश एन मिल रहा होगा, जिसको ट्रांसलेट कर रहा है किस तरह, अगली लाइन में ही उसको हमें डेटा को शो करवा रहा है। बात समझे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? देखिए हमें तो नहीं दिख रहा यहाँ पे बैकस्लैश एन, हमें यहाँ पे बैकस्लैश एन नहीं दिख रहा, लेकिन बैकस्लैश एन यूज हुआ है जब भी तो डेटा नेक्स्ट लाइन पर गया है हमारा। सही, तो जब रीड कर रहे होंगे तो बैकस्लैश एन को वो एज इट इज रीड करके लाएगा। और अगर मैंने लेट से टैब दिया हुआ होता, मतलब मैंने एक बैकस्लैश एन की जगह बैकस्लैश टी दिया हुआ होता, तो क्या होती है, हमें 4 स्पेसेस मिल रही होती है। सही है, कितनी स्पेसेस मिलती है, 4 स्पेसेस मिलती है। तो इसको भी किस तरह रीड करेगा ये, जब हमें डेटा दिखा रहा होगा, जब भी हमें बैकस्लैश टी की जगह 4 स्पेसेस हमें शो कर रहा होगा। ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है? अच्छा, तो आपको समझ आ गया कि हम क्या कर सकते हैं, रीड मेथड के अंदर कोई नंबर पास करके उतने कैरेक्टर्स को उठा सकते हैं। सही है जी। अगर हम कैरेक्टर्स की तादाद से ज़्यादा लिखें तो भाई क्या होगा? फिर इसको एरर देना चाहिए। ठीक है, लेट से यहाँ पे लिख लेते हैं 200। अच्छा, इसने एरर नहीं दिया, क्या किया है, बस जितने कैरेक्टर्स बन रहे थे उतने कैरेक्टर्स लाके दे दिए और फर्दर वालों को स्किप कर दिया, मतलब उसको इग्नोर कर दिया। सही है। अच्छा, एक चीज देखिएगा यहाँ पर कि एक मेथड है रीड लाइन। क्या है रीड लाइन? ये क्या करेगा, ये आपकी लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करेगा। क्या करेगा, लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करेगा। सही है। तो जब मैं इसको पहली मरतबा एग्जीक्यूट करूंगा जब मैं पहली मरतबा इसको एग्जीक्यूट करूंगा तो किसको रीड करेगा, उसी मतलब पहली लाइन को रीड कर लेगा ये। सही है। तो अगर मैं इसको कॉपी करके एक मरतबा और नीचे लिख लेता हूँ तो अब क्या करेगा ये दोनों लाइन को एग्जैक्टली दोनों लाइन को रीड करके हमें दिखा देगा। सही है, बात समझ रहे? पहले मैं एक मरतबा इसको रीड करता हूँ तो इसने क्या दिखा दिया, हेलो वर्ल्ड हमें दिखा दिया है। सही है। लेकिन अगर मैंने इसको भी इसको हटा दिया, कमेंट अनकमेंट कर दिया और अब मैं रीड करूँगा तो अब मुझे दोनों लाइंस मिल रही है। सही है। लेकिन क्या हो रहा है, बीच में एक स्पेस मिल रही है, बीच में स्पेस मिल रही है। ऐसा क्यों हो रहा है जी? एक अलग लाइन के तौर पे नोट करें, स्किप किया है लाइन को, फिर नेक्स्ट लाइन फिर चलेगा। हाँ, बात यही है कि अंदर जो है ना, अंदर हमारी लाइन पे क्या मौजूद है, बैकस्लैश एन मौजूद है। सही है, हमारी लाइन पे बैकस्लैश एन मौजूद है। देखें हमने डेटा यहाँ लिखा था ना, तो ये बैकस्लैश टी नहीं है, बैकस्लैश एन है ये। सही है। तो हमने बैकस्लैश एन भेजा था कहाँ पर, उसको कि भाई तुम जो कर्सर यहाँ पे रुके वहां से उठा के अगली लाइन में भेज दो, तो बैकस्लैश एन मौजूद है। तो जब रीड लाइन उसको रीड करेगा लाइन को तो डेफिनेटली उसको बैकस्लैश एन मिलेगा। सही है। तो रीड लाइन के अंदर हम ये बोल सकते हैं, रीड लाइन क्या कर रहा है, बैकस्लैश एन की मदद से हमारे कर्सर को भेज रहा है यहाँ पर। समझिएगा, जब उसने पहले वाले रीड लाइन ने काम किया तो ये टेक्स्ट प्रिंट कर दिया। सही है। और कर्सर यहीं पर मौजूद था, लेकिन अंदर बैकस्लैश एन मौजूद था। ठीक है, फाइल के अंदर बैकस्लैश एन मौजूद है, ऑल्दो में नहीं दिख रहा। तो क्या होगा, उसकी मदद से हमारा जो कर्सर है वो मूव करके आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे। सही है। लेकिन हमारा जो प्रिंट फंक्शन है उसके अंदर भी तो एक एंड का पैरामीटर होता है और उसमें भी क्या होता है, बैकस्लैश एन डिफाइन हुआ हुआ होता है, डिफॉल्ट वैल्यू। तो क्या करेगा, कर्सर को उठा के वो यहाँ से एक और लाइन पे भेज देगा। समझ पा रहे बात को? और फिर क्या होगी, हमारी नेक्स्ट वाली लाइन रीड होगी। तो अगर हम चाह रहे हैं इसका बैकस्लैश मतलब एक एम्प्टी स्पेस खत्म करना, जो पूरी एम्प्टी लाइन आ रही है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एंड को ओवरराइट करके उसका स्पेस खत्म कर देंगे। सही है। तो क्या होगा, हमारे पास से सिर्फ जो अंदर वाला बैकस्लैश है वो रीड हो रहा है और जो हमारा प्रिंट वाला है वो हमने उसका एंड कर दिया है। सही है, बात समझ रहे? तो समटाइम ऐसा होता है कि डेटा को हमें किस तरह रीड करना होता है, हमें लाइन बाय लाइन रीड करना होता है। तो हम उठाते हैं व्हाइल लूप में डालते हैं डेटा को, क्या करते हैं, अपने इस पूरी चीज को फाइल ओपन वाले कोड को व्हाइल लूप में डालते हैं और क्या करते हैं, अंदर जाके हम फाइल ओपन करके बारी बारी फाइल लाइंस को रीड कर रहे होते हैं। सही है। जैसे हमने एक मरतबा फाइल ओपन कर ली
फिर हमने वाइल लूप चलाया, वाइल लूप चलाने के बाद हमने क्या किया, बारी बारी लाइंस को रीड कर रहे हैं, रीड लाइन करके। सही है, समझ रहे हैं इसका पर्पस। अच्छा, इसके अलावा एक हमारे पास और चीज होती है, एक मेथड और है, उसको बोलते हैं रीड लाइंस। ठीक है, क्या है वो, रीड लाइंस है। अब नाम सजेस्ट कर रहा होगा आपको कि भाई ये क्या करने वाला है, सारी लाइंस रीड करेगा, सारी लाइंस को रीड करेगा, लेकिन वन बाय वन करेगा। समझिएगा बात को, क्या करेगा, वन बाय वन करेगा। देखिए राइट मेथड ऊपर क्या कर रहा था, सॉरी रीड मेथड ऊपर क्या करता था, वो ना जितना भी कंटेंट फाइल में मौजूद है सबको एक ही साथ जाके क्या करता है, रीड करता है, सबको क्या करता है, एक साथ रीड करता है। अब लेट से अगर मैंने इस चीज को बहुत सारी लाइंस में लिखा हुआ है, सही है, तो जैसे ही आपका रीड मेथड काम करेगा, जैसे ही आपका रीड मेथड चलना स्टार्ट होगा, क्या करेगा, पूरा का पूरा डेटा रीड करेगा एक ही अटेम्प्ट के अंदर। सही है, तो रीड इस तरह काम करता है। और अगर आपने कुछ स्पेशल मतलब स्पेसिफिक कैरेक्टर्स निकाले तो आप क्या करें, उसको वैल्यू पास कर दें उसके मेथड के अंदर। लेकिन अगर आपने रीड लाइंस यूज किया तो पता है क्या करेगा, वो लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करेगा, लाइन बाय लाइन डेटा को रीड करेगा और हमारे एक लिस्ट बना के दे देगा। सही है, तो जितनी भी लाइंस होंगी ना वो सबकी सब क्या हो जाएंगे, आइटम्स बन जाएंगे, एलिमेंट्स बन जाएंगे एक लिस्ट के। सही है, तो आपको लिस्ट के अंदर बहुत सारे टेक्स्ट मिल रहे होंगे जो कि सेपरेट सेपरेट लाइंस को शो कर रहे होंगे। सही है, इधर आउटपुट देखते हैं इसका किस तरह मिलेगा। देखिए जरा यहाँ पे क्या हुआ कि मैंने रीड लाइंस मेथड यूज किया, तो इसने जितना भी टेक्स्ट है ना उनको बारी बारी रीड किया और हमारी एक लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया। सही है, क्लियर हो रही है। तो देखिए हर चीज, हर लाइन पे आपके पास क्या हो रहा है, ये बैक सिलेक्शन वाला आपको पैरामीटर स्केपिंग कैरेक्टर शो हो रहा है। सही है, क्लियर हो रही है बात। जी भाई जल्दी से बताएं, आगे बढ़ूं। सॉरी, अच्छा वो इस वजह से शो हो रहे सॉरी, क्योंकि हमने पढ़ा है कि भाई रीड लाइन हो गया या रीड लाइन से या रीड मेथड इटसेल्फ है या राइट मेथड है, जो भी मतलब हम मेथड यूज कर रहे हैं उनको पता है कि बैक सिलेक्शन का काम क्या है। सही है, अब देखिए शो होने की बात अगर बात करें कि शो क्यों हो रहा है, शो इस वजह से हो रहे हैं कि हमने मेथड यूज किया कौन सा, रीड लाइंस का। तो इसका मकसद क्या होता है कि भाई लाइन को बारी बारी रीड करो, हर लाइन को रीड करो, और रीड करने के बाद ना हर लाइन को जैसे उससे पहली लाइन रीड करी, समझिएगा रीड लाइंस क्या करेगा, उसने पहली लाइन हमारी रीड करी, ये वाली लाइन उसने रीड करी। अब ये लाइन इसने रीड करी तो पता चला भाई इसके एंड में क्या मौजूद है, बैकस्लैश एन भी मौजूद है, हमें नहीं दिख रहा लेकिन लाइन तो डिफरेंट है ना, अगली लाइन पे आपका टेक्स्ट लिखा हुआ फर्दर, तो यहाँ पे हिडन बैकस्लैश एन मौजूद है। तो क्या करेगा, उसको रीड करके हमारी लिस्ट में अपेंड करेगा ये। अभी रीड लाइंस ने हमें डेटा को डिस्प्ले नहीं करना, समझे बात को, डेटा को डिस्प्ले नहीं करना। मैं पहले एक चीज लिखता हूँ, चले मैं यहाँ से प्रिंट फंक्शन हटाता हूँ और मैं यहाँ पे लाइंस करके एक वेरिएबल बनाता हूँ, ठीक है, इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। सही है, अब यहाँ पे अच्छे से क्लियर होगा। तो हुआ क्या कि रीड लाइन से ना हमारी लाइन को क्या किया, वन बाय वन करके रीड किया, पहली लाइन रीड हुई, उसमें उसको बैकस्लैश एन मिला। सही है, अभी उसका मकसद क्या है, जस्ट पूरी एक लिस्ट बना के हमें दे देना कि भाई तुम्हारे पास ये सारी लाइंस मौजूद है, तो उन लाइंस की एक लिस्ट बना के दे देगा। तो उसने क्या किया, इस डेटा को उठाया हमारी लिस्ट में अपेंड कर दिया, फिर सेकंड लाइन को रीड किया और इसको भी क्या किया, उसने अपेंड करके दे दिया हमारी लिस्ट के अंदर। सही है, तो यहाँ पर उसका बैकस्लैश एन को रीड करना मतलब उसको अगली लाइन में भेजना कोई सेंस नहीं बना रहा। बात समझ पा रहे हैं मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ। सही है, अगर रीड लाइन सिंगल लाइन होती ना, जिसमें मैंने ऊपर आपको दिखाया था 2 मरतबा मैंने रीड लाइन का यूज किया था, तो एक्चुअली मैं उसको यूज करके क्या करना चाह रहा था, मैं प्रिंट करना चाह रहा था डेटा को। सही है, लेकिन रीड लाइन से क्या होता है, हमेशा आपका पहले आपका लिस्ट के अंदर सारे लाइंस का डेटा आता है, वन बाय वन करके अपेंड होता है, और फिर आप क्या कर सकते हैं, उसको प्रिंट करेंगे तो डेफिनेटली आपको बैकस्लैश एन मिलेगा। समझ रहे बात को। अब आपके माइंड को ये आ रहा है पॉसिबली कि भाई प्रिंट फंक्शन भी तो यूज कर रहे हैं हम, प्रिंट फंक्शन भी तो यूज कर रहे हैं, प्रिंट फंक्शन की मदद से ये बैकस्लैश एन क्यों नहीं जा रहा, ये आ रहा है माइंड में। हाँ भाई, आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है। देखिए समझे बात को, यहाँ तक तो होपफुली क्लियर होगा भाई बैकस्लैश एन क्यों आ रहा है, ये सब लाइन में आएगा क्योंकि भाई लाइन चेंज हो रही है।
सही, ये सब लाइन में आना बनता है। अब ये क्वेश्चन हो सकता है भाई कि प्रिंट फंक्शन यूज कर रहे हैं और लाइंस को प्रिंट कर रहे हैं, तो बैकस्लैशन तो नहीं आना चाहिए था टेक्निकली, सही है। तो जी हाँ, एक्चुअली बात ये है, देखें लाइंस क्या है, बात समझिएगा। लाइंस क्या है, लाइंस की डेटा टाइप क्या है, लिस्ट है, वो स्ट्रिंग नहीं है, सॉरी वो स्ट्रिंग नहीं है। तो मैं एक्चुअली उस बाहर वाला जो पार्ट है ना, लिस्ट जो पार्ट है उसको प्रिंट कर रहा हूँ इटसेल्फ। मैं अंदर वाले डेटा को बारी बारी जाकर मैं उस पर प्रिंट नहीं करवा रहा, मैं पूरी उस लिस्ट को प्रिंट कर रहा हूँ, और लिस्ट में सब कुछ मौजूद है तो मुझे ये सब कुछ मिल रहा है। अगर मैंने ये कर दिया, लेट से मैं लिखता हूँ यहाँ पे फॉर लाइन इन लाइंस, और मैं अब प्रिंट करता हूँ, तो जरा इसका आउटपुट एक बताएं मुझे, आउटपुट किस तरह में दिखेगा मुझे। जी सारी लाइंस तो आएंगी, लेकिन आउटपुट किस तरह से मिलेगा जी, देखें जरा, हर लाइन में आपको एक एक्स्ट्रा स्पेस मिल रही होगी। अब बात समझे, एक आपका ये जो, अब एक्चुअली वो क्या है सबसे पहले समझे, जब मैंने लूप लगाया तो फर्स्ट टाइम आपका लाइन में कौन सा डेटा आएगा, ये हेलो वर्ल्ड पूरा आ जाएगा, इस तरीके से स्ट्रिंग आपकी उड़ जाएगी, सही है। अच्छा हम क्या बोल रहे हैं भाई, लाइन को करो प्रिंट, सही है, और लाइन में आपके ऐसी पूरी चीज आ रही है, हेलो वर्ल्ड बैकस्लैश एन आ रहा है, तो क्या होगा, इसमें एक बैकस्लैश एन मौजूद है। अब एक्चुअली स्ट्रिंग के अंदर उसको बैकस्लैश एन मिल रहा है, अब क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन उस बैकस्लैश एन को रीड करेगा, सही है। और कर्सर को हमारे समझिएगा, जैसे ही उसने लाइन को प्रिंट किया हेलो वर्ल्ड तक, तो उसने सही डेटा हमें दे दिया, यहां तक का डेटा सही से दे दिया। इसको विजुअलाइज करें जरा जल्दी से, उसने ये हमें प्रिंट करके दे दिया, लेकिन इसको पता चला भाई बैकस्लैश एन लिखा हुआ है, आगे क्या लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड के बाद बैकस्लैश एन लिखा हुआ है, तो उसने सबसे पहले कर्सर को उठा के भेजा अगली लाइन पे, सही, यहां तक क्लियर हो रही है बात। अच्छा लेकिन अब यहाँ पे पाइथन का जो प्रिंट फंक्शन है इसमें एंड पैरामीटर होता है, जिसकी वैल्यू इटसेल्फ क्या होती है, बैकस्लैश एन होती है, तो इसको पता चला भाई अब तो इसने एंड वाला पैरामीटर यूज करना है, क्योंकि आपका टेक्स्ट खत्म हो गया ना भाई, टेक्स्ट खत्म हो गया, तो वहां पे दोबारा क्या करेगा, बैकस्लैश एन को फिर से रीड करेगा ये, और फिर आपके कर्सर को उठा के भेज देगा अगली लाइन पे। तो अब आपका कर्सर यहाँ पे खड़ा हुआ है, अब लूप फिर से चलेगा आपका, जब लूप फिर से चलेगा तो लाइन में क्या वैल्यू उठेगी, सेकंड वाली आ जाएगी, ठीक है, दिस इज फाइल हैंडलिंग टॉपिक, ठीक है, तो फिर उसको प्रिंट करेगा, लेकिन फिर उसके साथ ही क्या करेगा, वही फिनोमेना करेगा जो इसने अभी ऊपर वाले के साथ किया है। समझ रहे बात को जी भाई, रिस्पॉन्स तो दिया करें। हाँ तो फिर आपको इसी पेरेंट वाले को ओवरराइड करना होगा, आप क्या करें, कोमा लगा के एंड पैरामीटर यूज करें और इसको ओवरराइड करके बता दें भाई डबल डबल स्पेस ना दो, प्रिंट वाली स्पेस को खत्म कर दो, सिर्फ कौन सी स्पेस यूज करो, जो अंदर फाइल वाली स्पेस है, तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, कोई मसला। चले एक छोटा सा क्वेश्चन है, हमें क्या करना है, हमने एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है, कोड लिखना है जिसमें हमने तमाम लाइंस को रीड करना है। क्या करना है, तमाम लाइंस को रीड करना है, लेकिन रीड लाइन मेथड की मदद से। कौन सा मेथड की मदद से, रीड लाइन मेथड की मदद से हमने रीड करना है। तो अब क्या करेंगे, लेट से मेरे पास मैसेजेस को ना मैंने इसी चीज़ को डबल कर दिया, सही है, तो हमारे पास ये कुछ डेटा मौजूद है। अब हमने क्या करना है, इसको एक कोड की मदद से बारी बारी हर लाइन को रीड करके उसका आउटपुट शो करना है, सही है। तो क्या करना होगा, जरा जल्दी से सोचिए। हमने ये फाइल है हमारी, इसमें तकरीबन ये 16 लाइन्स मौजूद है, सारी मतलब डुप्लीकेट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है, तो हमने बारी बारी रीड लाइन मेथड की मदद से इन तमाम लाइन्स को प्रिंट करना है। रीड लाइन मेथड की मदद से, रीड लाइन मेथड की मदद से तमाम लाइंस को प्रिंट करना है। अब ऊपर तो मैंने क्या किया था, ऊपर तो मैंने आपको 2 मरतबा यूज करके दिखाया था इसको, तो क्या मैं 16 मरतबा लिखूंगा, नहीं ना, लूप लगाऊंगा, ठीक है, मैं क्या करूंगा, लूप लगा लूंगा, वाइल लूप यहाँ पे यूज कर लूंगा, सही है। तो क्या करना होगा मुझे, जी भाई, फाइल को बाहर ओपन करूंगा सबसे पहले या अंदर ओपन करूंगा, पहले तो ये समझे जी।
फाइल को बाहर ओपन करूं या अंदर, लूप के बाहर या अंदर? लूप के बाहर होना चाहिए फाइल को ओपन करना। क्यों? क्योंकि अगर मैंने लूप के अंदर जाके फाइल को ओपन किया तो क्या करेगा, हर मर्तबा न्यू फाइल ओपन करेगा, मतलब हर मर्तबा उसी फाइल को दोबारा से ओपन करेगा। जब दोबारा ओपन करेगा तो फिर हमेशा पहली लाइन ही प्रिंट करता रहेगा। समझ पा रहे हैं बात को मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई अगर मैंने लिख दिया, जैसे वाइल लूप लिखा, वाइल लूप ऑन कर दिया मैंने, और अंदर आके मैंने क्या किया, फाइल को ओपन कर रहा हूँ, तो क्या होगा, अब पहली मरतबा लूप चला आपका, इसको विजुलाइज करें, समझे, पहली मरतबा लूप चला, ठीक है। और मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा भाई फाइल डॉट रीड लाइन, जिस तरह मैंने ऊपर यूज किया हुआ था, ये रहा, इतना पार्ट लिख दूंगा लूप के अंदर, फाइल डॉट रीड लाइन। तो इससे क्या होगा, आपकी पहली लाइन रीड हो जाएगी, मैं इसको प्रिंट भी कर दूंगा लेट से, सही है। चले भाई, एक मरतबा तो उसने पहली लाइन प्रिंट कर दी। अब सेकंड टाइम लूप चला आपका, सेकंड टाइम जब आपका लूप चलेगा तो आपकी फाइल, क्योंकि हमने अगर फाइल अंदर ओपन की हुई है, वाइल लूप के अंदर ओपन की हुई है, तो क्या करेगा, दोबारा से उसी फाइल को ओपन करेगा। अब जब दोबारा उसी फाइल को ओपन करेगा, तो कर्सर फिर कहां पे खड़ा हुआ होगा, बिल्कुल स्टार्ट पे खड़ा हुआ होगा, समझ रहे? तो पहली लाइन ही प्रिंट करता रहेगा, तो एक तरीके से इनफाइनाइट लूप इनिशियलाइज हो जाएगा, सही। तो हमें फाइल को बाहर ओपन करना चाहिए और फिर हम उसको रेफरेंस को अंदर पास करेंगे। तो क्या करते हैं, लेट से मैं f लिख देता हूँ यहाँ पे, फिलहाल मैं लिखता हूँ f इक्वल्स टू ओपन, और फाइल नेम हमारा क्या है, file1 .txt, और रीड मोड अगर हम ना भी दें तो चल जाता है, हमने बात की थी, क्योंकि इसका कस्टम मोड क्या होता है, रीड ही होता है। तो अगर हम रीड मोड ना भी दें तो रीड मोड उठेगा जी। सानिया है, हाँ हाँ ओके ओके, हाँ मैं समझ गया क्या बोल रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है कि हमारे करंट डायरेक्टरी के अंदर वो फाइल मौजूद नहीं है, तो बिल्कुल हमें यहाँ पे उसका रेफरेंस बनाना पड़ेगा, भाई उस फोल्डर में जाओ फिर जाकर उस फाइल को रीड करो, बिल्कुल ऐसी है। थैंक यू। तो क्या करेंगे, हमें सैंपल लिखा, / और file1.txt आ गया। अच्छा, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले लिख देता हूँ जी, मैंने यहाँ पे लिखा f, और मैंने फाइल कॉपी करवा लिया, उसमें f में उसका रेफरेंस स्टोर करवा दिया। अब लेट से मैं while लूप चलाता हूँ, ठीक है, मैंने लिखा while true, मतलब अभी मैंने इनफाइनाइट लूप को इनिशियलाइज करवा दिया है, सही है। अच्छा, अब मैं अंदर आया और मैं क्या बोल रहा हूँ भाई, लाइन इक्वल्स टू f डॉट रीड लाइन, और ये मैंने सॉरी ये मैंने ब्रैकेट्स बना दिए, सही है। तो थोड़ा समझिएगा, ऊपर क्या हुआ, फाइल ओपन हुई और उसका रेफरेंस किस में स्टोर हो गया, f में स्टोर हो गया। इनफाइनाइट लूप चला दिया मैंने while का, और फिर मैंने उस f की मदद से पहली लाइन रीड की, इसको स्टोर भी कर दिया लाइन के अंदर, सही। और सिंपली नीचे जाके मैंने प्रिंट कर दिया लाइन को, या डायरेक्ट हम प्रिंट कर सकते हैं, तो ऊपर लाजमी नहीं कि इसमें स्टोर करें, सही है। तो हमने खैर क्या किया, अभी लाइन को प्रिंट कर दिया, सही। अच्छा, अब अगर बस मैंने इतना कोड लिख दिया तो ये इनफाइनाइट चलेगा, फिर बार बार चलता रहेगा, सही है। तो अब मुझे किसी तरीके से तो इसको एंड करना है ना, देखें ये कंडीशन तो आपकी ऑलवेज ट्रू है, इसको तो मैंने ट्रू रख दिया ना, मतलब वो चलता रहेगा बारी बारी। तो अब मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पे जाके कंडीशन लगानी होगी, मैं चेक करूंगा इफ लाइन इक्वल्स टू एम्प्टी, तो क्या करो, ब्रेक कर दो। अच्छा, मैंने एम्प्टी की स्ट्रिंग को पास किया। एक बात समझिएगा, जब भी हमारी EOF आता है, EOF मतलब एंड ऑफ द फाइल, EOF आपको शॉर्टकट मिलेगा जगह जगह डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, EOF जब भी हमारी फाइल का एंड ऑफ द फाइल वाला पार्ट आता है, तो हमें उसमें क्या मिलता है, लाइन के अंदर एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा होता है, सही, एम्प्टी स्ट्रिंग मिल रहा होता है। और अगर हमें, ये बात समझे एक चीज, अगर हमें एक एम्प्टी लाइन है, अगर मुझे एम्प्टी लाइन की आइडेंटिफिकेशन करनी, तो मुझे वहां पे क्या मिलेगा, हाँ बैकस्लैश n मिलेगा। नंबर बताओ, सिर्फ 47, करता हूँ 1 मिनट देना। तो अगर एम्प्टी लाइन को आइडेंटिफाई करना है, लेट से भाई यहाँ पे एक एम्प्टी लाइन आ गई, और एम्प्टी लाइन को आइडेंटिफाई किस तरह करेंगे हम, हमें क्या मिल रहा होगा भाई, बैकस्लैश n मिल रहा होगा। जब लाइन को रीड करेगा ना, तो क्या मिल रहा होगा उसको, बैकस्लैश n मिल रहा होगा। तो इस तरीके से हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अच्छा, 1 मिनट। अच्छा, तो
यहाँ पे क्या होगा, हमारी एंड ऑफ फाइल पे हम अपने लूप को इस तरह ब्रेक कर देंगे, ठीक है। एग्जीक्यूट कर देते जरा। सही है। अच्छा, इसने हमारी लाइंस को प्रिंट कर दिया है, हमारी लाइंस को प्रिंट जी 47 तो आ ही नहीं रहा ना, 48 भी नहीं है, 49 आ रहा है। फोर्टी नाइन आ रहा है उसमें, बैठे हो करो अनफ्रीज। अच्छा अगेन ये अलग अलग स्पेसिस क्यों आ रही है भाई, जल्दी से बताएं। बैक सिलेक्शन, डबल बैक सिलेक्शन मिल रहा है, तो मुझे इसको अगर खत्म करने क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके इसको बोल दूंगा एंड और नथिंग। सही है। तो क्या हुआ, अच्छा ये जो स्पेस है हमने फाइल में दी है, सही है, इसी वजह से जाके स्पेस को लेकर आ रहा है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, एक छोटा सा कोड लिख लिया जिसकी मदद से हमने फाइल को बारी बारी रीड करके रीड कर लिया जी। लिखने से पहले आपने एक लाइन का गैप दिया, मर्जी है, हटा दो, ऊपर कर दे। ये बस थोड़ी सी जब कोड पढ़ रहे होते हैं ना, तो एक प्रैक्टिस बन जाती है कि थोड़ा जब पूरी लॉजिक कंप्लीट होती है ना कहीं पे, तो अगली लाइन अगली लॉजिक लिखने से पहले एक स्पेस दे देते हैं यूजुअली, तो उससे थोड़ा सा कोड क्लियर रहता है कि भाई अब यहाँ पे कुछ और चीज़ हो रही है। अगर साथ में लिखेंगे मसला नहीं है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ क्लियर है भाई, आगे बढ़ो चलें। अच्छा ये तो हो गया एक तरीका फाइल हैंडलिंग का, ठीक है। एक इसका जो नॉर्मल तरीका जो हम यूजुअली यूज़ कर रहे होते हैं, अब वो हम डिस्कस कर रहे हैं। मतलब एक तरीका ये भी है फाइल हैंडलिंग यूज़ करने का, एक दूसरा तरीका पढ़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत अच्छे से समझना है, ठीक है। अब वो क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ये भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट वो इस वजह से क्योंकि वो ना फाइल को खुद क्लोज कर रहा होता है। अच्छा सॉरी, मैंने यहाँ पे फाइल क्लोज नहीं की, फाइल हमें लाजमी क्लोज करनी होती है, तो क्या करूँगा मैं एफ डॉट क्लोज लिख दूंगा यहाँ पे, सही है। फाइल लाजमी क्लोज करनी होती है। अभी तो हम छोटी फाइल से काम कर रहे हैं ना, कोई मसला नहीं है, लेकिन जहाँ पे बड़ी फाइल के साथ काम किया और फाइल क्लोज नहीं करी, तो मैंने शायद बताया होगा कि क्या मसला हो जाता है। वेट की जगह अगर हम फाइल क्लोज लिखें तो काम नहीं करेगा। क्या करें, वेट की जगह फाइल क्लोज का मतलब भी तो ये होता है ना कि फाइल क्लोज कर दो, फाइल क्लोज कर दो, लेकिन आपका लूप तो फिर भी चल रहा है ना। दोबारा से फाइल ओपन होगा, हाँ फाइल फिर भी आपको वो चलता रहेगा, सही है। तो आपको फॉर लूप खत्म करना है, ठीक है। फाइल दोबारा ओपन नहीं होगी, लेकिन वो क्या करेगा, उसके पास रैम के अंदर उसका रेफरेंस में भी मौजूद हो, ठीक है। अभी थोड़ा सा मतलब उस पर डेटा स्ट्रक्चर वाली साइड पे जा रहा है किस तरीके से काम करेगा ये, लेकिन फिर मेरे लिहाज से आपका वाइल लूप एंड नहीं होगा, ठीक है। लूप से नहीं कर सकते। फॉर लूप में आपको किस तरह पता चलेगा कि आपने कितनी मरतबा चलाना है फॉर लूप को, रीड लाइंस की मदद से आप कर सकते हैं। एक तरीके से आपने क्या किया, सारा डेटा उठाया, आपको लिस्ट मिल गई, लिस्ट की मदद से लिस्ट का मतलब क्या होगा कि आपको ये आइडिया हो गया कि आपके पास कितनी लाइंस मौजूद है। तो आप क्या करें, फॉर लाइन इन रेंज, रेंज के अंदर ब्रैकेट के अंदर लेंथ, ठीक है, और लेंथ करके लिस्ट पास कर दें। जो अभी आपने रीड लाइन से डेटा उठाया ना, उसमें आपको एक लिस्ट मिली, उसको आपने किसी वेरिएबल में सेव कर लिया, सही है। उसको आपने किसी वेरिएबल में सेव कर लिया, वो वेरिएबल के अंदर वो लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स, मतलब उसमें बहुत सारी स्ट्रिंग्स मौजूद है। तो अब आप फॉर लूप को इस तरह यूज कर सकते हैं, फॉर लाइन इन रेंज, और रेंज के अंदर आपने लेंथ फंक्शन यूज किया फर्दर, और आपने वो वेरिएबल कॉल कर दिया सॉरी, वो वेरिएबल आपने अंदर मेंशन कर दिया जो आप जिसमें आपने लिस्ट को स्टोर किया था। तो अब आपका एक तरह से ये लूप चल सकता है। लेंथ लिखने की क्या जरूरत है, भागी भागी वैल्यूज नहीं है। क्यों, देखिए समझे बात को। ये मैंने यहाँ से लाइंस उठा लिए, ठीक है, लाइंस में स्टोर कर दिया डेटा को मैंने, और अब आपको आइडिया है कि भाई लाइंस में बहुत सारा लिस्ट करके डेटा आ गया। अब अगर मैं लिखता हूँ फॉर लाइन इन रेंज और क्या लाइंस, तो ये काम करेगा, नहीं करेगा ना, समझे। रेंज के अंदर आपके नंबर्स जाते हैं, रेंज में नंबर्स जाते हैं, लाइंस में नंबर्स नहीं है। लाइंस में क्या है, एक्चुअली वो लिस्ट है। या तो आप इस पर डायरेक्ट लूप लगाएं, या तो आप क्या करें, इस पर डायरेक्ट लूप लगाएं। किस तरह लगाएंगे, आप बोले फॉर लाइन इन लाइंस, इस तरह भी लगा सकते हैं,
सही है। लेकिन लेट से आपको आइडिया करना है कि भाई आपकी कितनी लाइंस मौजूद है, काउंट करना उनको, तो फिर क्या करेंगे आप, लेंथ आपको लगाना पड़ेगा। नॉर्मल लगाएं या आप उसको फॉर लूप में रख के लगाएं, ठीक है। लाइक आपकी रिक्वायरमेंट कुछ इस तरह की है कि भाई आपने हर लाइन के साथ ना उसका नंबर भी प्रिंट करना है, लाइन को प्रिंट करनी है। जैसे अभी हमने ऊपर सिंपल क्या किया, लाइंस को प्रिंट किया है। आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि भाई आपने लेफ्ट साइड पे ना नंबर भी प्रिंट करना है कि कौन सी लाइन है वो। तो आपको फिर लेंथ फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, अदरवाइज आपका काम नहीं होगा। सही है। तो खैर डिपेंड करता है कि क्या रिक्वायरमेंट है टास्क की। सही है। अच्छा, तो चले आगे बढ़ते हैं यार, इसको फोकस करें जल्दी से, यहाँ पे देखें। अब हम एक दूसरा तरीका देख रहे हैं। अच्छा, अब अभी जो हम रीड करने, अभी जो हम काम करने वाले हैं ये विद की मदद से करेंगे, जिसको हम कॉन्टेक्स्ट मैनेजर बोलते हैं। अब इसका जरा पहले सिंटेक्स देख लें। हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले हम लिखेंगे विद ओपन फंक्शन यूज करेंगे, फाइल नेम यहाँ पे देंगे, कॉमा देंगे, मोड यहाँ पे पास करेंगे, और एस फाइल रेफरेंस। जस्ट लिखने का तरीका डिफरेंट है, कॉन्सेप्ट वही है। और फिर हमने जो भी ऑपरेशन करना होगा हम क्या करेंगे, फाइल रेफरेंस का यूज करते हुए हम या तो रीड यूज कर सकते हैं या राइट यूज कर सकते हैं, या जो भी हमने काम करवाना है। सही है। तो जल्दी से देखें यहाँ पे कि भाई क्या हुआ है। ऊपर हम क्या करते थे, फाइल को खुद ओपन भी करते थे, उसमें डेटा लिखते भी थे, और क्लोज भी खुद करना होता था। सही है। तो कॉन्टेक्स्ट मैनेजर मतलब ये जो विद वाला तरीका है, अगर हम इसको यूज कर लेंगे तो हमें फाइल को क्लोज करने की परेशानी नहीं है, जरूरत नहीं है। सही है। क्या होगा, जैसे ही हमारा ऑपरेशन कंप्लीट होगा, मतलब जैसे ही कंपाइलर स्टैंड को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, फाइल को खुद ही क्लोज कर देगा, फाइल को खुद ही क्लोज कर देगा। सही है, बात समझ रहे हैं ये चीज। तो छोटा सा यहाँ इससे कोड लिख लेते हैं। लेट से मैं लिखता हूँ विद ओपन और फाइल का नाम देता हूँ फाइल2, ठीक है, और सैंपल फोल्डर में इसको भेज देता हूँ, ठीक है, और बोलते हैं .txt। सही है। और w मोड में ओपन करते हैं। अच्छा, एज ऊपर हम क्या कर रहे थे, हमने एलियासिस का यूज नहीं किया था। एज यहाँ पे क्या है, इसको बोलते हैं एलियासिस। मतलब मैं जो है इस पूरी चीज को किसके तौर पे किस तरह कॉल करूंगा, या किस तरह मैं उसको बाद में बुलाऊंगा, उसको मैंने एज करके बता दिया। एज लेट्स मैंने लिख दिया फाइल। ये जो एज है ना, एज, इसको हम एलियासिस बोलते हैं। तो सॉरी, तो यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अब ऊपर जो पहले हम फाइल का रेफरेंस किस तरह स्टोर कर रहे थे, लेफ्ट साइड पे स्टोर कर रहे थे। इस पूरी चीज का रेफरेंस किस पे स्टोर कर रहे थे, फाइल पॉइंटर के अंदर स्टोर कर रहे थे। अब हमने क्या किया, उसको इस तरीके से यूज कर लिया, ठीक है। एस फाइल हमारे रेफरेंस के तौर पे, या आप इसको एस एफ कर दें, एस डब्ल्यू, जो भी आपने नाम देना, आप नाम कुछ भी दे सकते हैं। फिर बाद में उसी चीज को यूज करेंगे तो आपके पास वही चीज कॉल होगी जो आपने उसको रेफर की थी। तो अभी मैं फाइल को किससे कॉल करने वाला हूँ, फाइल के नाम से कॉल करने वाला हूँ। अच्छा, नेक्स्ट लाइन में जाऊंगा, क्योंकि अभी ये फाइल एग्जिस्ट नहीं करती, तो मैं क्या करूंगा, फाइल डॉट राइट। सबसे पहले मुझे इसको राइट करना पड़ेगा, और यहाँ पे कुछ सेंटेंस लिख लेते हैं। सही है। तो एग्जीक्यूट करते हैं इसको। सिंपल एक सेंटेंस लिखा, वापसी जाते हैं सैंपल के अंदर, तो सैंपल में फाइल 2 क्रिएट हो चुकी है। सही, और हमारा टेक्स्ट आ चुका है। बाकी बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा। अभी जो हमने पीछे मेथड सारे देखे हैं ना, रीड मेथड देखा, राइट मेथड देखा, रीड लाइन देखा, रीड लाइंस देखा, राइट लाइंस देखा था हमने प्रीवियस क्लास के अंदर। अगर एक से ज़्यादा डेटा एक ही साथ लिखना हो तो राइट लाइंस भी हमने यूज़ किया था। वो आपका इस लाइन में बिल्कुल एज इट इज काम करेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सही है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे और क्लियर हो जाएगा। पहले बताइए चीज़ क्लियर हो रही थी बहुत, इसमें कोई मसला तो नहीं हो रहा। ये तरीका आपको मेजोरिटी जगहों पे मिलेगा, मतलब ज़्यादा यही प्रीफर होता है, मतलब यही यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। क्योंकि बस आपने फाइल कॉपी करवाना है, अपना काम करना है, और क्लोज करने की झंझट नहीं है जी। विद
हाँ यार, एक मतलब सिंटेक्स से फाइल ओपन करने के लिए, मतलब तो ऐसे कुछ नहीं है। कीवर्ड है, कीवर्ड तो वैसे ये है, कीवर्ड तो है, लेकिन ये एक सिंटेक्स है फाइल को ओपन करने के लिए। और जब भी विच के साथ आप फाइल को ओपन करेंगे तो पाइथन को समझ आएगी ये कीवर्ड है ना, रिजर्व कीवर्ड है, तो पाइथन को इससे एक सेंस जाएगा, एक मैसेज जाएगा कि भाई फाइल को ओपन करो। अगली लाइन में जाएगा, फाइल को क्या करेगा, जो भी काम करवाना है वो काम करेगा और फिर खुद से वो क्लोज कर देगा। तो ये उसको ना सेंस जाएगा पाइथन के पास कि उसने इस तरीके से एग्जीक्यूट करना है। सही है। अच्छा चले, अब एक बात बताएं जरा, अभी तक हमने किस मोड में ओपन किया है सबको? राइट में या रीड में, ये दो ही मोड यूज किए। हमने कहा था अपेंड मोड भी यूज करेंगे। तो अब लेट्स से भाई मेरे पास यही फाइल है, फाइल मतलब सॉरी फाइल टू नाम है, इस फाइल का क्या नाम है भाई? फाइल टू इस फाइल का नाम है। अब मैंने इस फाइल के अंदर एक और सेंटेंस लिखना है, एक और सेंटेंस लिखना है, लेकिन मैं यहाँ नहीं लिख रहा, मैं कहीं नीचे जाके लिखना चाह रहा हूँ। तो क्या करूँगा भाई, जरा जल्दी से बताएं। मैंने लिखा विद ओपन, और वही रेफरेंस देना पड़ेगा सैंपल, क्योंकि फोल्डर वो वाला है, फाइल टू डॉट टीएक्सटी। और मुझे एक न्यू मैसेज लिखना है, मैंने उसमें एक न्यू मैसेज लिखना है, तो मैंने डब्ल्यू मोड पास कर दिया और इसको अगेन मैंने एस एफ बोल दिया, ठीक है। और मैं करता हूँ एफ डॉट राइट। सही है, सही है, यहाँ तक क्लियर हो रही है? अच्छा, अब मुझे यहाँ पे कुछ और टेक्स्ट लिखना है, लेट्स से क्या लिखें? सही है, तो मुझे क्या करना है, मुझे उसी फाइल के अंदर ना ये वाला टेक्स्ट भी शामिल करना है, इस वाले टेक्स्ट को भी लेकर आना है। सही है, तो क्या होगा, ये काम करेगा नहीं करेगा? हाँ क्यों? ऐड कर देना सीधा, तो डब्ल्यू से क्या होगा? सेम काम करेगा लेकिन एपेंड ये उसको ऐड कर देगा। ओवरराइड करेगा सर, ओवरराइड। हाँ भाई, ओवरराइड किस तरह, क्या होगा, आउटपुट क्या आएगा? लेकिन वो टेक्स्ट हट जाएगा, ये टेक्स्ट आ जाएगा। हाँ ये ऐसा चीज है, ठीक है, ये समझाना चाह रहा हूँ, इसको समझे यहाँ जरा जल्दी, यहाँ फोकस करें। देखिए डब्ल्यू मोड ना ये ओवरराइड का काम करता है, सही है। तो अगर मैंने डेटा ये लिखा हुआ अपनी फाइल के अंदर, मैंने अपनी फाइल में ये डेटा लिखा हुआ है, सिंपल सी एक लाइन लिखी हुई है फिलहाल, मैं बोल रहा हूँ भाई मुझे अपनी फाइल में ये वाला टेक्स्ट भी शामिल करना है, इस टेक्स्ट को भी मैंने अपनी फाइल में शामिल करना है। सही है, पुराना वाला भी रहे और ये वाला भी आ जाए। लेकिन अगर मैंने इसको डब्ल्यू मोड में ओपन किया, राइट मोड में, तो पता ही क्या करेगा, उसको कर देगा ओवरराइड। क्या कर देगा? ओवरराइड कर देगा। जरा चेक करते हैं, मतलब एग्जीक्यूट किया फाइल टू, देखिए जरा, सिर्फ सेकंड वाला टेक्स्ट आ गया और प्रीवियस वाला टेक्स्ट हट गया। अब हो सकता है किसी के माइंड में आ रहा हो कि भाई मैंने यहाँ पे बैकस्लैश एन नहीं दिया, जब ये उसी लाइन में जाके उसने डेटा को लिख दिया। समझिएगा बात को, किसी के माइंड में ये आ रहा है कि भाई मैंने इसको बैकस्लैश एन नहीं दिया, तो क्या हुआ, इसको पता ही नहीं चला कि भाई कहाँ लिखना है, इसने क्या किया, पहली लाइन पे जाके डेटा को लिख दिया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सही है, डब्ल्यू मोड में जब भी कोई फाइल ओपन होगी क्या होगा, वो ओवरराइड करेगा। मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ। लेट से इसको एग्जीक्यूट किया, यहाँ पर आए, हमने इसको बैकस्लैश एन दे दिया, हम बोल रहे हैं भाई तुम इसको हमारे टेक्स्ट को कहाँ लिखो, नेक्स्ट लाइन पे लिखो, ठीक है। लेकिन जरा देखें आउटपुट क्या आएगा। एग्जीक्यूट किया, देखिए क्या किया, उसने पहली लाइन फिर भी हटाई और बैकस्लैश एन को रीड किया कि भाई अगली लाइन पे कर्सर को लेके जाओ, और वहां पर उसने टेक्स्ट को हमारे लिख दिया। सही है, तो कुछ भी करने मतलब वो ओवरराइड ही कर रहा होगा। तो इसका हल क्या है, इसका हल ये कि भाई हम अपेंड मोड यूज करें। क्या यूज करेंगे? अपेंड मोड यूज करेंगे। सिर्फ हमने मोड में ए लिखना है बस, रीड राइट रीड लाइन रीड लाइंस, और जो जो हमने मेथड्स डिस्कस किए सब के सब वही वैसे ही काम करेंगे। सिर्फ मैंने क्या करना होगा जी, सिर्फ W की जगह A मोड, अपेंड मोड, जिससे पाइथन को समझ आएगा कि भाई क्या करो, डेटा को फर्दर ऐड करो उस फाइल में जाकर। पहले वाले डेटा को रिमूव नहीं करो, पहले वाले डेटा को रखो और न्यू डेटा को भी जाकर उसमें ऐड करो। अपेंड का यही सेंस होता है, हमने लिस्ट में भी यही पढ़ा था, याद आ रहा है? यस सर। हाँ भाई, पीछे वाले सेंटर वाले जी, अभी भी आवाज नहीं आ रही, दिल पे पत्थर रख के बोल दिया किसी ने यस सर। भाई समझो ना, अगर समझ नहीं आ रहा तो क्या मसला, बताएं जल्दी से अगर नहीं समझ आ रहा तो। चले, तो अपेंडमेंट अब यूज किया मैंने, सही है।
तो पहले हम इसको दोबारा से चला लेते हैं और इस चीज़ को, ताकि हमारा उस फाइल में डेटा मौजूद हो। सही है, तो फाइल 2 के अंदर क्या हो गया, हमारे पास दोबारा से ये वाला टेक्स्ट आ गया है। सही है। अच्छा, अब क्या हुआ, मैंने अपेंड मोड यूज किया है। क्या यूज किया है, अपेंड मोड का यूज किया है। अब एक बात जरा समझिएगा, यहाँ पर हमने ऊपर वाले मेथड से या ऊपर वाले राइट के तरीके से ये टेक्स्ट लिखा, पाइथन ने इस टेक्स्ट को हमारी फाइल में जाके लिख दिया। ठीक है, पाइथन फॉर एआई एंड डेटा साइंस आ गया ये टेक्स्ट। लेकिन अब बात समझिएगा, जब मैं अपेंड मोड में फाइल को ओपन करूंगा ना, तो कर्सर कहां पर होगा, ये समझ रहे जरा। कर्सर आपका टेक्स्ट के एंड में ही खड़ा होगा। समझिएगा बात को। आपने राइट मेथड की मदद से, समझे, राइट मोड की मदद से क्या किया, आपने इस टेक्स्ट को लिख दिया। ठीक है, पाइथन फॉर एआई एंड डेटा साइंस। अब जैसे ही पाइथन हमारे डीएस को कंप्लीट करेगा, तो कर्सर कहां पे छोड़ेगा, यहीं पे बिलिंग कर रहा होगा एंड में, कहीं आगे वागे लेके नहीं जाएगा वो, क्योंकि हमने उसको कुछ बोला ही नहीं है, तो कर्सर यहीं बिलिंग कर रहा होगा। सही है। अच्छा, फिर मैंने अपेंड मोड में फाइल को ओपन किया। अपेंड मोड में फाइल को क्या किया, ओपन किया। अब जब अपेंड मोड में फाइल ओपन होगी ना, तो इसको पता होगा कि भाई कर्सर कहां पे। सही है, हमने पीछे कर्सर को कहां छोड़ा है, फाइल के एंड में छोड़ा हुआ है, टेक्स्ट के एंड में छोड़ा हुआ है। सही है, तो कर्सर वहीं से आपका काम करना स्टार्ट करेगा और डेटा को उसी के आगे से लिखना शुरू करेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, यहाँ से बैकस्लैश n डालता हूँ पहले तो। सही है, तो अब इमेजिन कर सकते हैं कि आउटपुट किस तरह मिलने वाला है फाइल के अंदर। एक ही लाइन में सब कुछ आ जाएगा और डीएस के फौरन बाद बगैर स्पेस के मेरा ये सैलानी आ रहा होगा। समझ पा रहे हैं बात को? जी भाई, एग्जीक्यूट करते हैं इसको। ठीक है, और देखें डीएस के फौरन बाद आपका सैलानी आ रहा है। क्यों? क्योंकि कर्सर उसने वहीं पर रखा हुआ है अभी तक। समझ सही है, क्लियर हो रही है बात? तो अब अगर हमें अगली लाइन भेजने, तो भाई कोई काम करना पड़ेगा, बैकस्लैश n यूज करना पड़ेगा। सही है, तो अब किस तरह आउटपुट आएगा बताएं जरा। क्या क्या आएगा, मतलब पूरा फाइल बताएं, फाइल में क्या क्या लिखा हुआ आएगा। ये टेक्स्ट तो आपका एज इट इज आएगा, ये टेक्स्ट आपका एज इट इज आएगा। कर्सर कहां पर होगा अभी तक, यहां पर होगा। तो जैसे ही उसको बैकस्लैश n मिलेगा, बैकस्लैश n की वजह से हमारे स्टेज को उठाएगा और कहां भेज देगा, सेकंड लाइन पर भेज देगा। क्लियर है? चलिए एग्जीक्यूट करते हैं इसको और देखें फाइल को क्या हुआ। अब हमारा कर्सर यहाँ पर आ गया, तो बैकस्लैश n की मदद से उस लाइन पर हमारे टेक्स्ट को राइट करवा दिया। सही है भाई, क्लियर हो रही है बात? चलें आगे बढ़ते हैं। अब मैं एक कोड लिखता हूँ, आप लोग इसका आउटपुट बताइएगा। जी, ये कोड है। सही है, और मैं टेक्स्ट भी ले आता हूँ यहाँ पर उठा के। जरा इसका सोच के आउटपुट बताएं कि आउटपुट क्या आएगा। चलिए जल्दी से। पहले क्या सर, पहली लाइन के 10 कैरेक्टर आएंगे, फिर नेक्स्ट लाइन पे कैसे चला जाएगा एंड पैरामीटर की वजह से, और फिर गैप आएगा इसमें, और फिर आखिर के तमाम कैरेक्टर्स आएंगे। पहले 10 कौन से कैरेक्टर्स आएंगे पहले मुझे बताएं। कौन तक आएगा, पाइथन से लेके 8 तक, ये 10 मतलब है। तो उसके बाद फिर एक लाइन का गैप सही है, आएगा, एक लाइन 8 तक और एक लाइन का गैप आएगा उसके बाद। ठीक है, और फिर तो सैलानी कंप्लीट आएगी दूसरी लाइन, एक लाइन का गैप आएगा और फिर सैलानी कंप्लीट लाइन आएगी लास्ट। ऐसा नहीं हो सकता शायद दोबारा प्रिंट कर दे ये वाला। ये सर कंप्लीट लाइन है, तो पता ऐसा भी हो। 20 कैरेक्टर से कम है दूसरी लाइन, 20 कैरेक्टर से कम है, कंप्लीट लाइन आएगी। कंप्लीट लाइन आएगी। हाँ भाई, कोई और?
ओह सॉरी, वॉट तो सही करना पड़ेगा ना हमें। ठीक है, थैंक यू। कौन था भैया? चलो थैंक यू। सही है, रीड मोड हमें यूज़ करना है। चले बताएं जरा। अच्छा मैंने ऊपर से कॉपी किया था, सही सा पेड मोड भी आ गया, मैंने वो नहीं किया। कोई और भाई, किसी और के माइंड में कुछ आ रहा है? कुछ भी समझ आ रहा है बताएं, कोई मसला नहीं है, जल्दी से बताएं। जी बोले बोले। सर दोनों आंसर सेम आएगा क्योंकि इसमें बैकस्लैश एन तो है ही नहीं। तो क्या आउटपुट आना चाहिए? पहले में पाइथन के साथ जो वर्ड आ रहे थे सही है। और पहले में पाइथन एसओ तक आएगा और उसके बाद मतलब 20 कैरेक्टर दोबारा आएंगे पाइथन से। पाइथन से दोबारा 20 कैरेक्टर्स आएंगे। अच्छा यार देखें मेजॉरिटी ने मतलब पार्शली सही है आप लोगों की बात, पार्शली सही है आप लोगों की बात। अब बात समझें, देखें ये आपका टेक्स्ट, ये पहले तो मैं कमेंट से डालता हूँ वरना कुछ लोग कंफ्यूज ही कमेंट की वजह से हो रहे होंगे। आपका डेटा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सही है। तो क्या होगा, पहले फाइल ओपन हो गई, सही है भाई, रीड मोड में ओपन कर ली। फिर क्या हुआ, रीड हमने किया और 10 कैरेक्टर्स रीड किए, तो कहाँ तक के बने भाई वो 4 8 तक के कैरेक्टर्स बन गए। और कर्सर कहाँ पर होगा उसके बाद? आर पे ही रहेगा, सही है, आर पर ही रहेगा। अब अगली लाइन रीड होगी, मतलब ये वाली लाइन रीड होगी, ठीक है, ये लाइन रीड होगी, तो कितने कैरेक्टर्स रीड करेगा ये? 20 कैरेक्टर्स। तो 8 से आगे बढ़े हम, पीछे नहीं गया अभी तक, वो समझे बात को? पीछे जा रहा है क्या कर्सर? नहीं ना। देखिए राइट मोड में भी कर्सर का काम होता है, रीड मोड में भी कर्सर का काम होता है, सही है। तो कर्सर अभी यहीं पे खड़ा हुआ, आर के बाद यही सारे मूव करेगा। तो 20 कैरेक्टर्स जहां तक बंद होंगे उसको कहां प्रिंट करेगा? हमें कहां पे प्रिंट करके देगा? सेकंड लाइन पे देगा, इस लाइन पे नहीं देगा, समझे बात को? हाँ, इसी लाइन का डेटा देगा लेकिन हमें सेकंड लाइन में शो करेगा। अब आप लोग जो कंफ्यूज हो रहे हैं ना, वो कंफ्यूज हो रहे हैं भाई, प्रिंट के अंदर एक एंड पैरामीटर होता है, तो क्या करेगा, कर्सर को अगली लाइन पे भेज देगा, सही है बात, अगली लाइन में भेजेगा, लेकिन कब? डिस्प्ले करते हुए, शो करते हुए, डेटा को शो करते हुए अगली लाइन में भेजेगा। फाइल के अंदर कर्सर जो मौजूद है ना, उसको चेंज नहीं करेगा, वो उसकी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ? वो शो करते हुए अगली लाइन में हमारे कर्सर को भेज देगा, लेकिन फाइल के अंदर कर्सर जहां मौजूद है उसको नहीं छेड़ सकता वो। समझ गई है? क्लियर हो रही है बात? तो कंफ्यूजन बिल्कुल आपकी मतलब राइट है, बिल्कुल सही है, लेकिन बात को समझें कि प्रिंट फंक्शन आपका प्रिंट होते हुए कर्सर को चेंज करेगा, अंदर नहीं करेगा। खैर प्रिंट करते हैं इसका आउटपुट, तो जरा देखें क्या हुआ। पाइथन 4 तक का उसने डेटा दिया और फिर अगली लाइन पे गया, मतलब कर्सर को उठा के भेजा अगली लाइन पे, और उधर ही खड़े होते हुए 4 के बाद खड़े होते हुए इसने क्या किया, आगे के 20 कैरेक्टर्स हमें प्रोवाइड किए, सही है। तो क्या हुआ, डेफिनेटली इसमें ये स्पेस आएगी और उसी के लिए उसने हमें 20 कैरेक्टर्स दे दिए। सॉरी, रीड लाइन या लाइंस? हाँ कर ले। देखिए अगर आप इस चीज को रीड लाइन की मदद से करते हैं, तो देखिए रीड लाइन के अंदर भी ना आपके पास क्या है, इसका बिहेवियर सेम ही होगा, ठीक है। रीड लाइन 20 और सॉरी रीड लाइन 10 और रीड लाइन 20। अब बात समझिएगा कि रीड लाइन क्या करता है, यहां से समझना स्टार्ट करें। रीड लाइन क्या करता है, मेथड लाइन बाय लाइन डेटा रीड करता है। तो हमने पहले देखा था भाई, रीड लाइन, ये जो पहली वाली लाइन है ना, ये क्या करेगी, एक लाइन को रीड करेगी और आउटपुट दे देगी, लेकिन उस लाइन के कितने कैरेक्टर्स देगी हमें? 10 देगी। कितने देगी? 10, फुल लाइन ही देगी। अब सही है, समझ रहे बात को? तो 10 कैरेक्टर अगेन आपको कहां तक के मिले? पाइथन 4 आर तक के आपको कैरेक्टर्स मिल गए, सही है, बात खत्म, ये लाइन कंप्लीट हो गई। अगली लाइन उसने रीड करी, इसको क्या पता चला, रीड लाइन दोबारा से मिल रहा है, और रीड लाइन उसी पुरानी वाली लाइन को रीड नहीं करता, समझिएगा बात को। रीड लाइन मैंने बताया था कि भाई वो लाइन बाय लाइन डेटा रीड करता है। तो अब भले ही कर्सर कहीं पर भी हो, लेकिन जब दोबारा उसको रीड लाइन मिलेगा ना, तो क्या करेगा, ये नेक्स्ट लाइन को रीड करेगा और फिर उसके 20 कैरेक्टर्स हमें लाकर दे देगा।
अच्छा भाई ये उसका ऑलरेडी कर रहा है, वही काम होता है। वही काम कर रहा है मेरे लिहाज से। हाँ ठीक है, बेसिकली उसका कर्सर वहीं पे खड़ा हो जब तो वो कहता है कर्सर वहीं खड़ा हुआ, सही। हम्म, हाँ सही है ना, डेटा तो वहीं मौजूद है ना असल में, डेटा वहीं पर मौजूद है। हमने कहाँ तक का डेटा रीड किया, 10 तक का रीड किया, सही बात है। तो डेटा कर्सर अभी तक यहाँ पर ही मौजूद है, कर्सर यहाँ पे खड़ा हुआ है और उसके बाद उसने यहीं से फर्दर आगे रीड करने स्टार्ट किया अगली लाइन से। हाँ अब उसको बताता हूँ मैं, ठीक है। अब उसको देखें जरा, मैं यहाँ पे एक चीज लिखता हूँ, बोलता हूँ एफ डॉट सीक 0। अभी क्या करता है सीक ना कर्सर को मूवमेंट करवाता है, कर्सर की मूवमेंट करवाता है। मैं उसको क्या बोलता हूँ, भाई कहाँ ले जाओ उठा के कर्सर को, 0 पे सबसे पहले ले जाओ। कहाँ ले जाओ, 0 पे ले जाओ, सही। तो अब की मर्तबा 20 कहाँ तक के मिलेगा, समझे। 10 कैरेक्टर्स रीड हुए, 10 कैरेक्टर्स रीड हुए, 8 तक का डेटा आ गया, सही। और फिर क्या हुआ, उसको उठा के वापसी पीछे भेज दिया हमने, 0 पे भेज दिया। फिर बोल रहे 20 कैरेक्टर्स रीड करो, ठीक है। तो क्या होगा, 4 तक का उस डेटा ऑलरेडी दे चुका था, लेकिन हम उसको उठा के किया, हमने उठा के पहले ले आया, उसको फिर से पहले ले आया, यहाँ पे कर्सर को ले आए और फिर क्या करें, उसको बोल रहे फिर से रीड करो 20 कैरेक्टर्स को। तो जहां तक का डेटा बनेगा वहां पे डेटा लाकर दे देगा, सही है। तो प्रीवियस वाले केस में कंफ्यूजन हो गई। तो अगेन इसमें क्या हो रहा है कि कर्सर यहाँ पर वहीं से आगे को लेकर जा रहा है, ये सही है। और अगर हमने इसको ये ना दिया होता, अगर हमने इसको ये चीज ना दी होती, फिर क्या करता भाई ये, फिर तो पूरी लाइन से रीड कर रहा होता ये, सही है। देखें जरा, पूरी लाइन से ये रीड कर रहा होता, तो करेक्टर्स ये तो करेक्टर के हिसाब से काम करेगा। अच्छा एक चीज हो गई। उसके अलावा हम यहाँ पे एक और मेथड होता है हमारे पास, अच्छा सीक 0 जो है ना, इसको हम आगे भी भिजवा सकते हैं, लाजमी सिर्फ पीछे लेके आ सकते हैं, हम आगे भी इसको कहीं लेके जा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स अगर मैं उसको बोलता हूँ भाई 30 से स्टार्ट करो, 30 से स्टार्ट करो, तो क्या होगा, ये पहले उस डेटा को प्रिंट करेगा, ठीक है। इस डेटा को क्या करेगा, प्रिंट करेगा, और कर्सर वहीं पे खड़ा हुआ होगा, आर तक, हाँ 4 आर तक खड़ा हुआ होगा, कर्सर वहीं पर होगा ना। और फिर क्या करेगा, वहां से उसको आगे लेके जाएगा, कितने 30 कैरेक्टर्स। एक काम करते हैं, कम कर लेते हैं, इसको 5 कर लेते हैं ताकि समझ सके, ठीक है। 5 लेटर्स या कैरेक्टर्स आगे भिजवा देगा, और फिर दोबारा से हम क्या बोल रहे हैं, रीड करो, सही है। तो जरा आउटपुट देखते हैं क्या हुआ, 4 तक आ गए, और ऊपर चलते हैं, हम देखते हैं। हमने 5 कैरेक्टर्स को कहा था आगे ले जाओ, यहीं से खड़े हो गए, तो 1 2 3 4 5। तो क्या हुआ, इसने पीछे क्यों लाया, आगे लेके गया है। देखिए समझे बात को, ओके ओके सही है। ये उस वाले एंड से उठा रहा है डेटा को, मतलब ये कर्सर को पहले स्टार्ट पे लेके जा रहा है, और फिर क्या कर रहा है, उसको आगे लेके जा रहा है, सही जी। माइनस में, माइनस का आइडिया नहीं काम करता, नहीं करता, देख लेते हैं। इंटीजर 0, लेट से -20 दे दें, मना कर रहा है, ठीक है, मना कर रहा है। और हाँ ऐसे ही करना पड़ेगा कि हमें इस वाली चीज को पास करनी पड़ेगी। खैर ये कुछ मेथड्स हैं जो किस तरीके से बिहेव करते हैं। एक चीज और देख लें, एक मेथड है हमारे पास f डॉट टेल का, ये बताएगा कर्सर कहाँ पे खड़ा हुआ है, कौन से नंबर पे खड़ा हुआ है, सही है। अच्छा इसको प्रिंट करना पड़ेगा, तो क्या बता रहे हैं भाई, कहाँ पे खड़ा हुआ है, ये 10 पे खड़ा हुआ है। तो ऊपर जो फंक्शनैलिटी थी ना, उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर इसमें इस तरह पास करके देखें, मैं बोलता हूँ f डॉट टेल, सही है, और मेथड है, ब्रैकेट्स लगा दिए, और फिर +5 किया, सही है। बात समझ रहे क्या हो रहा है ये, तो मेरे ख्याल में काम होना चाहिए इसको आगे से। हाँ अब देखें क्या हुआ, वो आगे चलेंगे वहां से, सही है, क्लियर हो रही है बात।
क्या हुआ 10, इससे मैंने पूछा भाई बता दो कहाँ पे खड़ा हुआ कर्सर, तो मुझे क्या बताएगा ये आंसर में 10, जैसे इससे नीचे बताया हुआ है देखिए 10 पे क्या बताया था इसने 10 बताया था। तो यहाँ से उसको मिला 10, हम क्या बोल रहे हैं और उसमें 5 प्लस कर दो, सही है। तो कर्सर आपका दोबारा से 10 मतलब जैसे ही उसको सीख मिलता है क्या होता है वो पीछे चला जाता है, दोबारा से स्टार्ट करता है। उसको पता चला भाई 10 पे खड़ा होता कर्सर, उसने 10 दिया और प्लस 5, तो इस तरीके से कहाँ पहुंच गया वो n पे n तक पहुंच गया और फिर वहां से आगे डेटा प्रिंट कर रहा है। खैर इतना ये मतलब ये चीज़ तो खैर इतनी कोई यूज़ भी नहीं होती है, ये बस समझाने के लिए किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। और कुछ चीज़ें मैंने खुद भी सीखी है इसमें पढ़ाते हुए, तो ये क्लियर है। आगे बढ़ूँ मैं, ये कॉन्टेक्स्ट मैनेजर हो गया। अब एक चीज़ जरा देखें, अब हम क्या करते हैं, हम एक फाइल बनाते हैं, लेट्स से file3.txt और हम इसको राइट मोड में ओपन करते हैं एस फाइल और मैं लिखता हूँ फाइल डॉट राइट 1 2 3। मैं इसमें क्या कर रहा हूँ इंटीजर सेव करवा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ मैं इसमें इंटीजर को सेव करवा रहा हूँ, सही है। तो अभी हम ऊपर डिस्कस किया था टेक्स्ट फाइल किस पे काम करती है, सिर्फ टेक्सचुअल डेटा पे काम करती है, स्ट्रिंग पे काम करती है, बोले ये क्या है? करंट डायरेक्टरी में जैसे उसको सैंपल में भेज देते, सैंपल में उसको भेज देते, ठीक है, तो मसला नहीं। तो क्या होगा यहाँ पे एरर मिलेगा, सही, एग्जीक्यूट कर देना। क्या बोल रहा है भाई इंटीजर नहीं होना चाहिए, स्ट्रिंग होना चाहिए, मतलब इंटीजर के साथ ये हैंडल नहीं काम करेगी ये, सही है। इसके अलावा मैंने बोला फ्लोट में पास कर दो डेटा को, सॉरी, सही। क्या बोल रहा है फ्लोट भी एक्सेप्ट नहीं है, इसको आर्गुमेंट स्ट्रिंग होना चाहिए। अच्छा फिर हमने कहा एक काम करो कि लिस्ट में ले जाओ डेटा, लिस्ट में डेटा ले जाओ, लेट से मैंने कहा 1 2 3 4, सही। देखिए क्या बोल रहा है भाई लिस्ट में भी काम नहीं करेगा, डेटा क्या चाहिए उसको स्ट्रिंग में चाहिए। डिक्शनरी भी ट्राई करके देख लेते, तो एक डिक्शनरी बना लेते हैं सिंपल सी, लेट से d1 इक्वल्स टू सही है, d1 पास कर देते, इस पे भी ये काम नहीं करेगा, सही है, समझ आ रही है बात। तो क्या है कि भाई आपका ये जो टेक्सचुअल वाला हमने देखा है फाइल हैंडलिंग, ये किस पे काम करती है, अभी हम टेक्सचुअल डेटा पे काम करें, तो हम क्या चाह रहे हैं, हम ये चाह रहे हैं कि भाई टेक्सचुअल फाइल हो, मतलब टेक्स्ट फाइल हो, txt फाइल हो, उसमें हम किसी और डेटा को सेव करेंगे तो वो एरर दे देगा, वो उस पर काम नहीं करेगा। तो इसका हल क्या है जी, इसका हल ये है कि हम जेसन फाइल्स का यूज करें। क्या करें फिर हम जेसन फाइल्स का यूज करेंगे हम, सही है। अब किस तरह डेटा को सेव करेंगे समझिएगा बात को। लेट्स से मुझे यही जो डिक्शनरी है ना, यही डिक्शनरी क्या करनी है, मुझे जेसन फाइल में सेव करवानी है। ये बात समझ रहे हैं, जेसन फाइल में सेव करवानी है। तो अब क्या करना होगा, जेसन को सबसे पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा, जेसन को इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है, इसको लिखेंगे हम इंपोर्ट जेसन, सही है। बस हमने ये करना है, बाकी तकरीबन हमारा जो सिंटैक्स है वो सिमिलर होगा। मैं लिखता हूँ विद ओपन, अब मैं कौन सी फाइल क्रिएट करूँगा, जेसन फाइल क्रिएट करूँगा, तो लेट्स में लिख देता हूँ डेटा डॉट जेसन, एक्सटेंशन उसकी जेसन होगी। करना क्या है हमने, राइट करवाना है, ठीक है, एस फाइल, और अब यहाँ पे सिंटैक्स थोड़ा सा डिफरेंट होगा, हमें किस तरह लिखना होगा, जब भी हमने जेसन फाइल में लिखना है तो हम क्या यूज करते हैं, डंप मेथड होता है उसका यूज करते हैं। क्या करते हैं, डंप मेथड है, नॉर्मल हम ऊपर क्या यूज करते हैं, राइट यूज कर रहे थे, राइट लाइंस यूज कर रहे थे, यहाँ पे क्या है डंप मेथड है उसका यूज करेंगे जेसन फाइल में डेटा को लिखने के लिए। तो क्या लिखूंगा, जेसन डॉट डंप, सही है। और मुझे डेटा बताना होगा, क्या बताना होगा, डेटा बताना होगा, मुझे कौन सा डेटा सेव करना है, तो लेट्स मैं d1 बोल देता हूँ, सही है। और
आगे बताना होगा, फाइल बतानी होगी, तो मैंने फाइल का रेफरेंस दे दिया। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, हम इसको सैंपल फोल्डर में लिख देते हैं। आपके पास जेसन फाइल आ चुकी है, उसमें आपके पास डेटा सेव हो चुका है, जिस तरह मैंने डेटा को सेव किया था। तो जरा दोबारा समझे, जेसन को इंपोर्ट किया, सबसे पहले एक फाइल क्रिएट की, सही है। ये जो फाइल क्रिएट वाला मोड है, हमने w यूज किया। कॉन्सेप्ट वही है कि भाई फाइल मिलेगी तो उसको ओवरराइट करेगा, ठीक है, और अगर नहीं मिलेगी तो क्रिएट कर देगा। तो क्या किया इसने, फाइल नहीं मिली, उसको क्रिएट किया और हमारे इस d1 वाले डेटा को जाकर उसमें सेव करा दिया, d1 ये रहा। तो सिमिलरली लिस्ट हो, टपल्स हो, सेट्स हो या इंटीजर हो, फ्लोट हो, ये सारा डेटा किस में सेव हो सकता है, हमारी जेसन फाइल में सेव हो सकता है। txt फाइल में अपनी ओरिजिनल डेटा टाइप के अंदर सेव नहीं हो सकता, ओरिजिनल डेटा टाइप के अंदर सेव नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, ऊपर से एक जो हम काम करना चाहते हैं उसका एक जुगाड़ तरीका है। ये जो मैं काम करना चाह रहा था, लेट्स मैं यहाँ पे लिखता हूँ उसको दोबारा, और मैं ना क्या करता हूँ, इसको टाइप कास्ट कर देता हूँ स्ट्रिंग के अंदर, सही है। तो क्या होगा, अब ये डेटा चला जाएगा, क्योंकि अब नंबर किस तरह हो चुका है, स्ट्रिंग बन चुका है। तो अब ये डेटा उस फाइल में जाके सेव हो जाएगा। सैंपल के अंदर file3.txt तो देखें 1 2 3 आ चुका है, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये न्यूमेरिक फॉर्म में सेव हुआ है या स्ट्रिंग बन के सेव हुआ है, स्ट्रिंग बन के सेव हुआ है, सही है। कैसे प्रूव कर सकते हैं, लेट से मैं रीड करता हूँ फाइल को, ठीक है, रीड को, मैंने फाइल को रीड किया, मैंने कहा फाइल डॉट रीड, सही है। और इससे क्या मिलेगा, फाइल डॉट रीड करने से मुझे वो नंबर मिलेगा। नंबर क्या है मेरा, 1 2 3 है, और मैं बोलता हूँ इसमें प्लस कर दो 7 को, सही है, और इसको प्रिंट करते हैं। तो अगर तो ये एक्चुअली न्यूमेरिक फॉर्म में जाके सेव हुआ है तो काम कर जाएगा, अदरवाइज एरर दे देगा, ठीक है। और हमें पता है वो एरर दे देगा, सही है। क्या बोल रहा है भाई, इंटीजर को स्ट्रिंग के साथ कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकता, मींस के डेटा जो है वो किस में सेव हुआ है, जाकर स्ट्रिंग में ही सेव हुआ है, सही है। दिखने में नहीं लग रहा कि स्ट्रिंग बन के सेव हुआ है, लेकिन चूंकि टेक्स्ट फाइल है तो डेफिनेटली ये स्ट्रिंग में ही डेटा हमारा सेव हुआ है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? अच्छा, इसके अलावा सही है। तो हमने क्या किया, डेटा को जेसन फाइल में लिख दिया। अब लेट से मेरे पास कुछ एक लिस्ट है और उसमें मुझे कुछ डेटा लिखवाना है। लेट से मार्क्स, मेरे पास एक लिस्ट है और इसमें स्टूडेंट के मार्क्स है, सही। और मैं क्या करता हूं, मैं वही सिंटैक्स है विथ ओपन, फाइल का नाम दिया, ठीक है, फाइल का नाम देके क्या किया, सैंपल में भेज दिया उसको, और w मोड में उसको क्रिएट करवा लिया, w मोड या पेट मोड जो भी यूज करना हो, फाइल। और क्या करना है, जेसन डॉट डंप करके यूज करना है। जब हम फाइल में डेटा को लिख रहे होंगे क्या करेंगे, जेसन डॉट डंप करके डेटा को फाइल में लिखवाएंगे। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, इस d1 की जगह मार्क्स, और मैंने बोल दिया फाइल, मतलब अभी मेरे पास कौन सी फाइल को रेफर कर रहा होगा, ये marks डॉट जेसन को, सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक और पैरामीटर पास करता हूँ, इंडेंट 4। ये बस डेटा को ना जाके क्या करेगा, एक प्रॉपर फॉर्मेट में जाके सेव करा देगा। जरा आउटपुट देखिएगा, एग्जीक्यूट किया और यहाँ पे मार्क्स डॉट जेसन को, तो क्या किया इसने, उसकी फॉर्मेटिंग दे दी है। अगर मैं इसको ये इंडेंट वाला पैरामीटर नहीं देता तो क्या होगा, आपकी वो फॉर्मेटिंग नहीं आएगी, बस एक ही लाइन में सारा डेटा आ जाएगा। देखिए जरा, इस तरह से डेटा आ जाएगा। जी जी, अच्छा देखें, अभी हमने देखा कि टेक्स्ट फाइल का डेटा, अगर हमने डेटा टेक्सचुअल डेटा सेव करना है टेक्स्ट फाइल में तो वो काम कर जाएगा, सही है। इवन अगर मैं डिक्शनरी भेजूंगा ना, कहाँ गई डिक्शनरी वाला पार्ट, ये रहा, यहाँ पे एरर दे रहा था, सही है। अगर मैं इसको टाइप कास्ट करता हूँ,
देखिए मैं इसको क्या करता हूँ, टाइप कास्ट करता हूँ। मैं बोलता हूँ इस D1 को बना दो स्ट्रिंग। अभी आपने देखा ऊपर एरर दे रहा था, जब मैंने डायरेक्ट D1 दिया था इसको तो एरर दिया, इसने बोला भाई इसको स्ट्रिंग चाहिए, डिक्शनरी नहीं चाहिए। लेकिन अगर मैं इसको टाइप कास्ट करूँ क्या करेगा, डेटा को जाकर सेव कर देगा। सही है ना, मतलब हर डेटा क्या हो सकता है, स्ट्रिंग में अगर आप पास करेंगे तो वो सेव करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ऊपर मैंने दिखाया आपको, इंटीजर भी सेव नहीं कर पा रहे थे हम, ना फ्लोट ना लिस्ट और ना टपल, कुछ भी नहीं सेव कर सकते। अगर आप उसको स्ट्रिंग बना के भेजेंगे सिर्फ इसी कंडीशन में टेक्स्ट फाइल के अंदर डेटा सेव होगा। सही है, लेकिन मसला क्या है, आप बोलेंगे भाई हमने यहाँ पे स्ट्रिंग बना के डेटा सेव तो कर दिया, तो क्यों जेसन की तरफ जा रहे हैं। सही है भाई, डेटा तो सेव हो गया ना हमारा। अगर मैं आपको फाइल खोल के दिखाऊं, फाइल 3 देखिए जरा, फाइल 3 के अंदर डिक्शनरी ही आ रही होगी अभी, ये डिक्शनरी आ रही है। सही है, और अगर मैं इसको रीड करता हूं, जरा क्या करता हूं मैं, रीड करता हूं, तो अब आप बताएं कि क्या मैं वो सारे ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं इस पे जो मैं नॉर्मल डिक्शनरी के साथ कर सकता हूं। लेट्स से मैंने dic करके एक वेरिएबल में इसको सेव करा दिया, अंदर से डेटा उठाया फाइल के और किस में सेव करा दिया, dic वेरिएबल के अंदर सेव कर दिया। सही है, तो आपका यहाँ तक तो काम करेगा, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। मोड इसका चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई मसला नहीं आएगा। लेकिन अब अगर मैं आगे बोलता हूँ भाई डिक्शनरी का dic, और मैंने यहाँ पे क्या पास किया, डिक्शनरी से डेटा निकालने के लिए क्या करते हैं हम, की पास करते हैं, की पास करते हैं। ठीक है, तो अंदर की क्या मौजूद है मेरे पास, नेम मौजूद है। मैं बोलता हूँ भाई नेम, तो ये एरर दे देगा। ये क्या करेगा, एरर दे देगा। बात समझिएगा क्यों, क्योंकि डेटा अंदर जाके सेव तो हो गया टाइप कास्ट की वजह से, लेकिन उस डेटा की एक्चुअल टाइप क्या बन गई है, स्ट्रिंग बन चुकी है। तो जब वो स्ट्रिंग बन चुका है आपका, आप उस पे डिक्शनरी वाले ऑपरेशन किस तरह परफॉर्म करेंगे, नहीं कर सकते ना। हालांकि ये चीज गलत है, अगर मैं डिक्शनरी के अंदर और नॉर्मली जब जेसन फाइल्स आप रीड करेंगे ना, तो डेटा हमारा वहां पे जिस भी फॉर्मेट में लिखा हुआ है ना, हमारे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं। अगर लिस्ट में मैंने डेटा को सेव किया तो मैं उस पर डेटा को उठा के इंडेक्सिंग कर सकता हूं उस पर। सही है, डेटा को उठा के इंडेक्सिंग कर सकता हूं। डिक्शनरी में सेव किया, मैं डिक्शनरी के अंदर उसकी की निकाल सकता, की मदद से वैल्यू निकाल सकता हूं। सही है, और जो हमारे नॉर्मल और अदर ऑपरेशंस होते हैं मैं वो परफॉर्म कर सकता हूं। सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये एरर दे देगा, बोलेगा भाई इंटीजर स्ट्रिंग पे क्या बोला, स्ट्रिंग इंडिसेस मस्ट बी इंटीजर नॉट स्ट्रिंग। मतलब अगर आपने स्ट्रिंग की स्लाइसिंग करनी है तो क्या करो, इंडेक्स पास करो। ये की क्यों पास कर रहे हो, पता है नहीं, हमने स्ट्रिंग की देखी थी किस तरह से इंडेक्सिंग स्लाइसिंग करते हैं स्ट्रिंग पे। तो इसी वजह से टेक्स्ट फाइल हमारी इन डेटास को सेव करने के लिए यूज नहीं होती। तो फिर यहाँ पे पॉइंट आता है कि हम क्या करेंगे, अपने डेटा को जेसन फाइल्स में यूज करेंगे। और जेसन फाइल जो जावास्क्रिप्ट की फाइल्स होती है, ठीक है, जो कि हम पाइथन के साथ कंबाइन करके इसको अपने डेटा को सेव कर रहे होते हैं। चलिए हम हर बार से जेसन इंपोर्ट करेंगे, नहीं लाजमी नहीं है, ये तो मैं लिख रहा हूँ लाइन में बारी बारी, लेकिन आपने एक मरतबा इंपोर्ट करना होता है। और वैसे गुड प्रैक्टिस क्या होती है कि हम जब भी किसी दूसरी लाइब्रेरी को इंपोर्ट करते हैं तो उसको उठा के सबसे टॉप पे लिख देते हैं, फाइल के टॉप पे। ठीक है, एक मरतबा इंपोर्ट कर लिया बस, बार बार जरूरत नहीं होगी। सही, बार बार जरूरत नहीं होती, तो इसको हटा भी देंगे तो जब भी कोई मसला नहीं है। सही, अच्छा अब लिखना किस तरीके से समझे। यहाँ पे ऊपर हम क्या करते थे, फाइल डॉट राइट करते थे डेटा को लिखने के लिए, ऐसे ही है। लेकिन यहाँ पे क्या करेंगे, जेसन का यूज करेंगे और डंप करेंगे तो डेटा हमारा क्या हो जाएगा, उसमें जाकर सेव हो जाएगा। सही है, दोबारा से एग्जीक्यूट कर देंगे और हमारा डेटा जाके सेव हो चुका है। अब मैं इसको रीड करता हूँ, इस डेटा को क्या करना है, मुझे रीड करना है। तो मोड क्या होगा, ना भी तो चल जाएगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट मोड क्या होता है, रीड मोड होता है। और अब उसके लिए हमने क्या करना होगा, हमने जेसन डॉट लोड मेथड होता है, ठीक है। और यहाँ पे हमें बताना होगा आई थिंक फाइल को, एक मिनट, और इसको प्रिंट कर लेते हैं, बल्कि वेरिएबल में सेव कर दें। यहाँ लिखता हूँ मैं डेटा इक्वल्स टू, और डेटा प्रिंट करते हैं तो नंबर्स आ गए। अब तक देखिए क्या हुआ है, रीड करने के लिए हमने क्या यूज किया है,
जेसन डॉट लोड, ठीक है। ऊपर क्या कर रहे थे, रीड यूज कर रहे थे, ठीक है, रीड लाइन यूज कर रहे थे, रीड लाइंस यूज कर रहे थे। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है, लोड यूज हो रहा है, और हमने उसको फाइल का बताया भाई उस फाइल में जाओ और क्या करो, जाके डेटा लेकर आओ और उसको सेव कर दो किसमें, डेटा में। सही है। अब देखिए ये डेटा जो आपका निकल के आया है ना, इसकी डेटा टाइप क्या होगी, स्ट्रिंग या लिस्ट, लिस्ट होगी। सही है। अगर ये लिस्ट है मतलब मैं इस डेटा वाले वेरिएबल में हर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता हूं। मैं अगर इस पर इंडेक्सिंग करता हूं तो वो काम करेगी, 34 लेकर आएगा, ठीक है। कुछ एडिशन करने तो मैं इस लिस्ट में एडिशन कर सकता हूं, रिमूव करना रिमूव कर सकता हूं। तो समझ रहे हैं इसकी इंपॉर्टेंस। सही है। तो आपकी जेसन फाइल कब यूज होगी, जब आपने टेक्स्ट टू डेटा के अलावा किसी और डेटा पे काम करना है। सही। यार जो इंडेंट यूज किया था ऊपर, उसके आपने 4 क्यों लिखा था? असल में वो एक वैल्यू नहीं, वो एक वैल्यू है जो उसको बताती है कि उसमें ना फॉर्मेटिंग करनी है। अभी देखिए डेटा किस तरह आ रहा है, एक वो कांस्टेंट है, तो अगर आपने इंडेंट पास कर दिया, कहां गया वो, नीचे गया, नीचे हां ये फाइल मार्क फाइल बार डाउन, यहाँ मैंने लिखा था, शायद हटा दिया मैंने, इंडेंट इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो क्या करेगा, एक एक कांस्टेंट है जो उसको बताएगा भाई क्या करो, जाके प्रॉपर फॉर्मेटिंग कर दो। इसको 5 करने हो गया या 0 कर दें? नहीं चलेगा वो, इसलिए क्योंकि आई थिंक ये 4 जो है ना, ये आपकी टैब के लिए यूज हो रहा है कि जब भी डेटा को लिखो तो 4 स्पेसेस दे दो। क्या करो, 4 स्पेस दे दो। 5 करके देख लेते हैं, इसको ट्राई नहीं किया मैंने, अच्छा काम कर गया तो मे बी के 5 स्पेसेस दे दे। हाँ ये 5 स्पेसेस दे रहा है। मतलब फिर इसमें 0 भी काम करेगा? 0 का फायदा क्या है, मतलब स्पेस ही ना तो सब कुछ शुरू में ले आएगा फिर ये, ठीक है। तो इससे ज़्यादा बेटर है कि आप क्या करें, ये ना लिखे, एक ही लाइन में, या फिर वो ज़्यादा थोड़ा रीडेबल होता है। तो क्या कर रहा है ये, मतलब एक जस्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज होता है। सही। अच्छा एक चीज भूल गया बताना, देखिए हम क्या कर रहे हैं, आपने देखा लिस्ट को टेक्स्ट फाइल में नहीं लिख सकते, डेटा डिक्शनरी को भी लिस्ट फाइल टेक्स्ट फाइल में नहीं लिख पा रहे, इंटीजर फ्लोट बूलियन किसी को भी नहीं लिख सकते टेक्स्ट फाइल के अंदर, सिर्फ स्ट्रिंग लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें जो नॉर्मल पाइथन के डेटा टाइप्स है ना, इसको किस पे कन्वर्ट करना पड़ता है, किस पे लिखना पड़ता है, जेसन के अंदर। नहीं जेसन फाइल की यहाँ से बात कर रहा हूँ, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मल हमारी जो पाइथन की डेटा टाइप्स है उसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, जेसन फाइल में लिखने के लिए उसको रेडी कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाती है आपकी सीरियलाइजेशन, ये क्या कहलाता है, सीरियलाइज करना। तो सीरियलाइज क्या हुआ है कि भाई आपने जो नॉर्मल पाइथन का डेटा है ना, जो नॉर्मल पाइथन डेटा है स्ट्रिंग के अलावा टेक्स्ट के अलावा, आप उसको किस में लिख रहे हैं, जेसन फाइल में लिख रहे हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, सीरियलाइजेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, सीरियलाइजेशन। जी हाँ मैं लिख देता हूँ। और डी सीरियलाइजेशन क्या होगा, ऑपोजिट होगा कि भाई जेसन से आप डेटा उठा के किस पे कन्वर्ट कर रहे हैं, वापसी अपनी नॉर्मल पाइथन के डेटा टाइप में कन्वर्ट कर रहे हैं। अब देखें जरा, यहाँ पर ये लिस्ट थी, ये लिस्ट तो किसकी डेटा टाइप है, लिस्ट किसकी डेटा टाइप है, पाइथन की है, ठीक है। जेएस के अंदर ये एरेज कहलाते हैं। सही है, बात समझ रहे। तो मैं इस लिस्ट को जेसन फाइल में लिख रहा हूँ, ठीक है। बताया जैसे जेसन फाइल किसकी फाइल है, ये जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज होती है। तो मैं अपने डेटा को क्या कर रहा हूँ, कन्वर्ट कर रहा हूँ किसके अंदर, जेसन फॉर्मेट के अंदर, ठीक है। तो ये चीज आपकी प्रोसेस कहलाता है सीरियलाइजेशन। लेकिन वापसी जब मैं रीड कर रहा हूँ डेटा को, जब मैं वापसी डेटा को रीड कर रहा हूँ तो वापसी क्या कर रहा हूँ, उस जेसन फॉर्मेट से डेटा को उठा के अपनी नॉर्मल पाइथन की डेटा टाइप में उसको कन्वर्ट कर रहा हूँ और मैं सारा ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकता हूँ। सही है। तो ये क्या कहलाता है, डी सीरियलाइजेशन कहलाता है। सही है।
चले चलूँ आगे पढ़ूँ, CSV फाइल पढ़ूँ, स्टार्ट करें CSV फाइल्स। टाइम है अभी, मुझे नेक्स्ट क्लास में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टार्ट करनी है। तो इसके हम सिर्फ जेसन ही इंपोर्ट करते हैं और भी कोई इसकी जो लाइब्रेरीज होती है वो इंपोर्ट कर सकते हैं? दूसरी भी है, अभी हम पढ़ेंगे, अभी तक हमारा उससे वास्ता नहीं पड़ा, लेकिन एक शायद यूज़ की थी हमने रैंडम करके, मुझे याद पड़ा रैंडम का मैंने बनाया था शायद, उस पर हमने गेम बनाया था वाइल की वजह से रैंडम इंपोर्ट की थी। सही मल्टीपल डेटा स्टोर करते हैं, ऐसे मल्टीपल टाइप्स का डेटा जी जेसन में, जी उसको रीड किस तरह से करेंगे, लोड किस तरह से, उसको लोड किस तरह से, मतलब जैसे मल्टीपल एरेज एक फाइल में है, जी जी मल्टीपल लिस्ट, तो उसको लोड किस तरह रीड कैसे करेंगे? लोड करने के लिए ये यूज़ करेंगे ना लोड वाला, मतलब आप ये बोल रहे कि जैसे एक डिक्शनरी है उसमें लिस्ट भी आ गई, टपल भी आ गया, सही, और हमने उसको जेसन में स्टोर कर दिया, राइट। अब उसको रीड करना है, रीड करना, हाँ मतलब पहले उसको लोड करेंगे, पहले देखें इस तरीके से आपका क्या होगा, वो डेटा लोड होगा, और आप उसमें आप उसको एक वेरिएबल में सेव कर लेंगे, और पूरा डेटा किसमें आके सेव हो जाएगा आपके पास, वेरिएबल डेटा में सेव हो जाएगा, और फिर क्या करेंगे उस डेटा पे आप ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। मिक्स डेटा नहीं हो जाएगा वो, उसमें हमारे पास एसपी होगी, डिक्शनरी होगी, जैसे मैं एक मिनट, आप शायद ये बोल रहे थे, इसको ट्राई कर लेते हैं। जैसे ही मैंने डिक्शनरी उठाई और इसमें इस तरह के आप बोल रहे कि इस डेटा को हम क्या करें, पहले सेव करवाएं, यही बोल रहे हैं आप? नहीं सर, अलग अलग स्टोर है, जैसे कि उसमें लिस्ट भी स्टोर है, डिक्शनरी भी स्टोर है, अलग अलग है। अलग अलग करके, हाँ, लिस्ट तो होगी ना, अगर हमें उसमें लिस्ट एक्सेस करनी है, वो किसी और पॉइंट पर है, पहली लाइन पे नहीं है, दूसरे पे या तीसरे पे, तो उसे एक्सेस कैसे करें? अच्छा डिक्शनरी अलग स्टोर करें और फिर उसी फाइल के अंदर हमने किसी और चीज़ को तो वही है। स्टोर किया हुआ है, ये बोल रहे हैं आप? हाँ, ऐसे तो नहीं हो सकता ना, यार ऐसा मेरी नॉलेज में तो नहीं है, ऐसा शायद एरर दे देगा आपको। जैसा नहीं बनेगा, जैसा बनती है ऐसा। हाँ वो जो है ना, जैसे मैं समझ गया, आप ये बोल रहे हैं कि आपकी लिस्ट के अंदर मतलब फाइल के अंदर जैसे D1 भी स्टोर है, लेट से ये आपकी लिस्ट भी है और कोमा के बाद आपकी ये डिक्शनरी भी है, सही है? नहीं नहीं, ये काम नहीं करेगा, ठीक है, इस तरह नहीं करेगा। अगर आपका एक ही वो है, सॉरी अगर मैं D1 हटा दूँ, D1 में यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है, इस तरह काम नहीं करेगा, वो पूरा एक ही डेटा होगा, वो भले डिक्शनरी फॉर्मेट में हो, पूरी एक डिक्शनरी जाएगी या तो लिस्ट जाएगी या टपल जाएगा। मल्टीपल डेटा टाइप्स शायद आप ये बोले थे शुरू में, वो इस तरह हम स्टोर नहीं कर सकते, ऐसी है ना? हाँ मेरे ख्याल में तो नहीं हो सकता, मैं इसको फिर भी देख लूंगा क्योंकि इतना मैंने इस पर काम किया नहीं है, लेकिन एक याद पड़ रहा है कि मैंने शायद कोशिश की थी, जैसे अभी भी ये चीज़ एरर दिखा रही है, तो मल्टीपल डेटा टाइप्स को एक ही साथ स्टोर नहीं कर सकते, अलग अलग फाइल में स्टोर करें पहले आप, सही, लेकिन एक ही फाइल में लिस्ट भी आ रही है आपकी और फिर उसमें डिक्शनरी भी आ रही है कोमा के बाद, ये सपोर्टेड नहीं है।